हेलो एवरीवन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन देखिए, वर्कबुक में क्वेश्चन 12 से लेकर 17 है, पूरा का पूरा एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है। ये सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। आरएलसी आपके पास गिवन है, आर दिया, एल दिया, सी दिया, डीसी वोल्टेज दिया 230 वोल्ट और आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी है वो दिया 50 हर्ट्ज और आपसे ये सब कुछ पूछा गया। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अगर हम एक गुड आइडिया रखते हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर का, फटाफट हम स्विच बना लेते हैं, स्विच या मेन थायरिस्टर जो भी है, एक एंटी पैरेलल डायोड बना लिए, ठीक है। तो फटाफट ये हमारा हो गया। एक आरएलसी लोड है, तो देखो आरएलसी भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो आरएलसी आउटपुट वोल्टेज का पोलैरिटी बना ली। तो सर्किट डायग्राम मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए। एक सर्किट डायग्राम का जो गुड आइडिया है वो आपको याद होना चाहिए। दिस वन, ये जैसा बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये S2, ये D2 डायोड, ये S3, ये D3 डायोड, ये S1, ये D1, ये S4, ये D2, इस वन, ये VS, ये तो हमको पता है। और अगर मैं VS/2 यहाँ पे VS/2 लिख भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट्स ओके, सब बना दिए हम लोग। एक आरएलसी लोड है, सबके बारे में हमारे पास आइडिया और हमको ये फाइंड आउट भी करना है। आउटपुट वोल्टेज का तो आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज के बारे में अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होता है तो वो आपको पता है। आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म VS होता है, -VS होता है, ये आपको पता है। ये तो लोड पर डिपेंड नहीं करता है, तो फिक्स है। T/2, ये T, ये V0, ये आपको पता है। इधर VS और ये -VS, ये V0 का जो रिजल्टेंट होता है n = 135 ऑड हार्मोनिक्स अप टू इन्फाइनाइट। पीक टू पीक वैल्यू 2 VS है, तो 2 × 2 तो 4 VS अपॉन n पाई द साइन n ω0t। इसका मतलब है कि 4 VS अपॉन पाई साइन ω0t, 4 VS अपॉन 3 पाई साइन 3 ω0t, 4 VS अपॉन 5 पाई साइन 5 ω0t एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट, ऐसे करके, ठीक है। ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास, ओके। अब हमको देखना होगा कि हम चीज़ों को कैसे अच्छे से मैनेज करते हैं। आउटपुट वोल्टेज का तो हम लिख लिए। अगर मैं बोलूँ कि देखो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि फंडामेंटल जो रेडियन फ्रीक्वेंसी होगा 314 रेडियन पर सेकेंड होगा। जो इम्पिडेंस होता है आपके पास आरएलसी का वो होता है R+J, ये n ω0L -1 अपॉन n ω0C, ये होता है आपके पास। n की वैल्यू हमको पता है। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे को इम्पिडेंस के बारे में बात करना है, एंगल के बारे में बात करना है, मैं सबकी बात कर सकता हूँ। अब हमको देखना होगा कि हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है और सब अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मेरे को n की वैल्यू अगर आपके पास पुट करना है, तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अगर मेरे को इम्पिडेंस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि Z1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो Z1 का मैग्नीट्यूड होगा √R² + ω0L -1 अपॉन ω0C का स्क्वायर, ये होगा। Z1 का एंगल कितना होगा, tan इनवर्स ω0L -1 अपॉन ω0C / R, ये Z1 होगा, ठीक है। ध्यान देते हैं ना। अगर मैं बोलूँ कि Z3 का एंगल कितना होगा, Z3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √R², n की जगह 3, तो 3 ω0L -1 अपॉन 3 ω0C का स्क्वायर, ये Z3 का मैग्नीट्यूड हुआ। ये Z3 का एंगल होगा tan इनवर्स 3 ω0L -1 अपॉन 3 ω0C / R। ये Z5 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो Z5 का मैग्नीट्यूड √R² प्लस 5 ω0L -1 अपॉन 5 ω0C होल स्क्वायर। और Z5 का अगर मैं एंगल की बात करूं कि Z5 का एंगल कितना होगा, tan इनवर्स 5 ω0L -1 अपॉन 5 ω0C / R। ये सब लिख दिया अपन, देखो ध्यान से। अब मेरे पास रिजल्ट लिखे हुए, सब R पता है आपको, ω0 पता है आपको, L पता है, C पता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, मेरे पास रिजल्ट लिखा होगा, चलो आप लोग कैलकुलेटर से निकालो, फटाफट रिजल्ट निकालो। सब लोग कैलकुलेटर यूज करना चालू करा जाता। जो भी मैं लिखा हूँ ये सबको हटा दे रहा हूँ। VDC 230 वोल्ट था, ये SC की वैल्यू है, L की वैल्यू, R की वैल्यू है। तो सबका रिजल्ट Z1 का जो मैग्नीट्यूड है, जो Z1 का मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 10.35। सब निकालना है, चेक करना है, बोला कॉपी नहीं करना है। Z1 का जो एंगल है वो आ रहा है -67.26, -67.26।
इसका मतलब है कि कैपेसिटी लोड है, मतलब कैपेसिटी बिहेवियर डोमिनेटिंग है। फिर Z3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब मैं Z3 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहा तो 26.455 निकल रहा है, 26.455, और Z3 का एंगल निकाल रहा हूँ, Z3 का एंगल निकल रहा है 81.30, 81.30। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो ये देखो पॉजिटिव एंगल आ गया, क्योंकि 3 का जब मल्टीप्लाई किया थर्ड हार्मोनिक्स में तो 3 ओमेगा नॉट एल की वैल्यू 1/3 ओमेगा नॉट सी से ज़्यादा आ गया। पहले ही 1 ओमेगा नॉट सी की वैल्यू ज़्यादा थी, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, यार 81.30, और अगर मैं Z5 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो Z5 का मैग्नीट्यूड आ रहा है 51.047। ये मेरे नोट्स जिनको मैं क्लास में कराता हूँ वही कॉपी है ये, और Z5 का जो एंगल है 85.25 डिग्री। ये Z5 का एंगल, Z5 का मैग्नीट्यूड, ये सब कुछ बना दिया मैं। ओके, अब मेरे को क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि I01 की वैल्यू कितना होगा, तो I01 की वैल्यू कितना होगा, तो I01 की वैल्यू V01/Z1। V01 की वैल्यू 4Vs है, Vs के लिए 230 है, तो 4Vs की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो गिवन था Vs कितना था, 230 था, और ये आपके पास पाई है, और अंडर रूट Z1 का जो मैग्नीट्यूड है, Z1 का जो मैग्नीट्यूड है कितना था, 10.35, और जो एंगल है, एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल की वैल्यू कितना था, -67.26, ये, और ये साइन ओमेगा नॉट टी। इसका मतलब है कि I01 की वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं मैं, 28.294 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 67.26 डिग्री। ओके, ये I01 आ गया। सिमिलरली I03 की बात करूंगा तो I03 कितना होने वाला है, I03 तो Z3 से डिवाइड करूंगा और एंगल भी ऊपर जाएगा, तो ये Z3 I03 की वैल्यू आने वाला है 3.689 साइन 3 ओमेगा नॉट टी माइनस 81.30, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो गया। ओके, इसको भी हटाते जाता हूँ, एक एक पोर्शन हटाते जा रहा हूँ यहाँ से। I05 की वैल्यू, I05 की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व कर रहे तो 1.147, वैसे भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली हार्मोनिक्स का डिक्रीज होते जाता है, साइन 5 ओमेगा नॉट टी माइनस 85.25, ये I05 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास बोला गया कि देखो I03/I01 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, I03/I01 का, तो ये मैग्नीट्यूड है, मॉड वैल्यू है। I03 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 पॉइंट मैग्नीट्यूड ना, ये मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू 3.689, या आप बोल सकते हो कि I03 रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू, I03/I1। इसको आप RMS बोल रहे हो तो दोनों RMS होगा, पीक बोल रहे हो तो दोनों पीक वैल्यू होगा, मॉड डाल दो आप। ये I03/I1, I03 पीक वैल्यू है, दोनों का पीक ले लो, RMS बोलोगे तो दोनों का RMS ले लोगे। I01 कितना था, 28.294, ये दोनों का पीक वैल्यू लिया, RMS लूंगा तो डिवाइड बाय √3 दोनों में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजल्ट कितना आ गया I03/I01 का, लगभग ये रिजल्ट आ गया 0.130। फिर मैं बोला I02 निकालो, तो हमको पता रहना चाहिए कि भाई ये तो ऑड हार्मोनिक्स होता है, इवन हार्मोनिक्स तो होता नहीं, इसका मतलब इसका आंसर 0। सेकंड वाले का आंसर 0, क्योंकि इवन हार्मोनिक्स होता ही नहीं, आपको तो पता सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करता है, तो पहला वाला आंसर आ गया, सेकंड वाला आंसर ये आ गया। फिर आपके पास क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, और RLC लोड है, तो पावर डिलीवर टू जो लोड होगा, पावर डिलीवर टू लोड वो IOR² × R होगा, बट RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा वो IOR1² IOR3², IOR5², ये ऐसा चलते जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाले का RMS वैल्यू ले लो आप, फर्स्ट वाले का RMS वैल्यू मतलब पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, पीक वैल्यू कितना है I01 का 28.294 डिवाइड बाय √2, ये उसका RMS वैल्यू हुआ, और इसका स्क्वायर। सेकंड वाले का कितना हुआ, 3.689 डिवाइड बाय √2 और इसका स्क्वायर। फिफ्थ वाले का कितना हुआ, 1.147 डिवाइड बाय √2 और इसका स्क्वायर हो गया, दिस वन। ये तो I0R की वैल्यू, I0R की वैल्यू जो अपने पास आंसर निकलेगा, मेरे को लगता है टोटल RMS करंट लिखा होगा मेरे पास 20.184 एम्पियर निकल रहा है टोटल RMS वैल्यू। I0² का R कर दो और इंटू R कर दो, तो पावर डिलीवर टू जो आएगा लोड आपके पास, लगभग पावर डिलीवर टू लोड जो होगा, जो आउटपुट पावर आप बोल सकते हो, पावर डिलीवर टू जो लोड आएगा, आउटपुट पावर जो होगा वो आ रहा है 1.63 किलोवाट, 1.63 किलोवाट आ रहा है पावर डिलीवर टू लोड। और रजिस्ट्री एक्टिव पावर R के क्रॉस होगा, तो IOR² × R आ गया। ये
सब में इसलिए लिखा कि मैं अब कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट करूंगा नहीं, आपको सब कैलकुलेट करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि P01 कितना होगा, तो P01 होगा V0R1 IOR1 और cos phi 1। ये V0R1 की वैल्यू जो होगा आपके पास 4VS/π√2, तो 4VS मतलब 230 और अपॉन पाई और डिवाइड बाय √2, ये फंडामेंटल कंपोनेंट का आ गया। और I01 की वैल्यू जो होगा आपके पास, I01 की वैल्यू कितना निकाले, I01 की वैल्यू निकला 28.294 डिवाइड बाय √2, ये I01 आ गया। cos phi 1, cos और phi 1 की वैल्यू कितना था, फंडामेंटल कंपोनेंट का एंगल कितना था 67, माइनस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 67.26 लिखो, 26 लिखो, 67.26 या माइनस 67.26 लिखो, ये पावर आ गया ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें कि कितना आ रहा है, तो लगभग आ रहा है आपके पास 159 लगभग 1.59 किलोवाट के आसपास आ रहा है। और 1.59 ये 1.63 था। तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण पावर होता है वही मैक्सिमम पावर आपके पास जो पावर डिलीवर टू जो लोड होता है उतना ही लगभग होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण जो होता है वो यूजफुल पावर होता है और वो डोमिनेटिंग भी होता है। बाकी तो मैग्नीट्यूड कम होते जाते हैं कंटिन्यूसली, जैसे से आप हार्मनिक्स बढ़ाते जाते हैं कंपोनेंट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो जो पावर जो होता है मेनली फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण जो होता है वही टोटल पावर अक्रॉस द लोड होता है। तो हम दोनों निकाल लिए। और क्या फाइंड आउट करना था, अब और क्या फाइंड आउट करना था, तो मैं बोल रहा हूं कि कंडक्शन एंगल आप मेन थायरिस्टर कितना होगा, तो मेन थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल था पाई माइनस फाई, और ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट ना, ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट और ओमेगा सेकेंड, तो ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट तो पाई माइनस फाई 1 अपॉन ओमेगा, और फाई 1 की वैल्यू कितना आएगा, तो फाई 1 की वैल्यू जो आया था आपके पास डिग्री में माइनस 67.26। तो अगर मेरे को कंडक्शन टाइम चाहिए और मेरे को तो टाइम चाहिए, पाई मतलब 3.14 और माइनस फाई 1 मतलब 67.26, ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर लो, ये नंबर मॉड वैल्यू होना चाहिए जिससे कि आपको डाउट ना रहे कि माइनस होना लगा दूं। ये रेडियन बन गया, ये भी रेडियन है, डिवाइड बाई कितना है ओमेगा 314, ये तो ये आपके पास कंडक्शन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर आ गया। तो क्लियर रहना चाहिए जो भी फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण जो एंगल होगा वो फाई 1 होगा, तो पाई माइनस फाई 1, तो फाई 1 की वैल्यू जो निकला था उसका रेडियन निकाल लो। और कंडक्शन टाइम जो था आपके पास एस का जो कंडक्शन टाइम था उसकी जो वैल्यू थी आपके पास लगभग 6.27 मिली सेकेंड आ रहा है, 6.27 मिली सेकेंड आ रहा है। ये कंडक्शन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर स्विच था। कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड कितना था, ये डायोड, ये तो SCR था, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड कितना था 5 ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, और 5 की वैल्यू वही 67.26 जितना था, 67.26 इंटू पाई अपॉन 180, ये बन गया रेडियन, डिवाइड बाई 314 किया, तो ये आंसर आ गया। कितना आ रहा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डायोड का कंडक्शन टाइम कितना आ रहा है, लगभग 3.73 मिली सेकेंड आ रहा है, 3.73 मिली सेकेंड। ये कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड आ गया, कंडक्शन टाइम ऑफ SCR आ गया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में उतने आए नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आने वाले समय में, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछने वाले कि कंडक्शन टाइम ऑफ SCR कितना होगा। थोड़ा सा डिग्री और रेडियन का केयर करना है, ये माइनस के कारण नहीं देखना है कि लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पाई मतलब 3.14 माइनस पाई, ये रेडियन चाहिए, ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, डिवाइड बाय रेडियन पर सेकंड, ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, तो सेकंड में आंसर आ गया 6.27 मिली सेकंड, मिली में कन्वर्ट कर लिया अपन। 5 अपॉन ओमेगा ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, ये डिग्री था, माइनस की जरूरत नहीं, सब मॉड वैल्यू है। ये जो एंगल है आपके पास मॉड वैल्यू, क्योंकि हमको लीड या लैग के बारे में बात अभी नहीं करना था। 67.26 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन बन गया, डिवाइड बाय रेडियन पर सेकंड, 3.73 मिली सेकंड आ गया। तो कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड सब अपन फाइंड आउट कर लिए। इस टाइप की पॉसिबिलिटी है और ये बहुत कैलकुलेशन किया मैं, जितना कैलकुलेशन हो सकता था। तो ये इसलिए किया कि आप एक गुड स्टूडेंट अगर बनना चाहते हो तो आपको ना बहुत अच्छे फॉर्म में सब लिखते आना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना टफ नहीं पूछते या इतना कैलकुलेशन कई बार नहीं करवाते, लेकिन हम ऐसा क्यों माने कि हम ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है ऐसे स्टूडेंट हमको हर एक चीज गुड फॉर्म में आना चाहिए। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं से आप पढ़ रहे हो, तो फिर डरने की क्या नीड है। तो आपको आराम से Z1, Z3, Z5 सब निकालते आना चाहिए, गुड फॉर्म में डिस्कशन करते आना चाहिए, तब आप आराम से मैनेज कर पाओगे। कल अगर तीनों के RMS वैल्यू, फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, हमने इसकी भी RMS वैल्यू निकालना पड़ा और ओवरऑल RMS वैल्यू निकालना पड़ा, तो भी हम डरेंगे नहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए था। तो जितना मैं करा रहा इतना इन्वर्टर में काफ़ी है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, आपके लिए चीज़ें आसान रहे। तो मैं ही आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दे रहा, जितना IIT के प्रोफेसर नहीं पूछते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा लेवल में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें आसान रहे आपके लिए। और आप एग्जाम में जब पावर टाइम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप कंफर्टेबल रहो, बहुत ही गुड फॉर्म में, ये मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बस
कैलकुलेशन से डरने की नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लिया, सब मैं गुड क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं फ्रेम हुए, उस लेवल को भी क्रॉस करके अपन क्वेश्चन फ्रेम करते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए अपने से। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि फंडामेंटल कंपोनेंट जो आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट 230 वोल्ट है, आरएलसी लोड था, आर दिया था, एक्सएल दिया था, एक्सी दिया था, एक आरएलसी लोड है और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है थायरिस्टर या स्विच की। और फंडामेंटल कंपोनेंट आप बोल सकते हो, मेंशन ना हो तो भी फंडामेंटल कंपोनेंट, क्योंकि ओवरऑल आप तो निकाल नहीं पाओगे। तो ओवरऑल जब भी हमसे इस टाइप की बात की जाएंगे फंडामेंटल कंपोनेंट के आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, डायोड के जो फंडामेंटल कंपोनेंट होगा उसके आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपके पास आउटपुट वोल्टेज का जो रिजल्ट होता है उसका V0 R1 का रिजल्ट कितना होता है, V0 R1 का रिजल्ट होता है 4Vs अपॉन पाई रूट 2। ये होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज 4Vs अपॉन पाई रूट 2। इसका आंसर 230 वोल्ट गिवन था, इसका आंसर 230 वोल्ट गिवन था। इसका मतलब है कि आप डीसी सप्लाई वोल्टेज निकाल लो 230 इंटू पाई रूट 2 ये डिवाइड बाई 4, तो आपको Vs की वैल्यू मिल जाएगी। तो Vs की वैल्यू कितना था, अगर मैं देखूँ कि Vs की वैल्यू कितना था तो लगभग ये था 255.465, 255.465 वोल्ट ये था सप्लाई वोल्टेज, जो डीसी सप्लाई वोल्टेज था उसकी वैल्यू ये था, ठीक है। एक आरएलसी लोड है। अब हमको दिख रहा है कि अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है और एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल होगा इम्पिडेंस का एक आरएलसी के केस में एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर इम्पिडेंस का एंगल पॉजिटिव होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो करंट लैग करेगा, ये बात भी आप जानते हो, करंट लैग करेगा। और अगर मेरे को फंडामेंटल कंपोनेंट φ1 के कारण एंगल निकालना है तो कितना होगा, tan इनवर्स ओमेगा नॉट एल माइनस 1 अपान ओमेगा नॉट सी डिवाइड बाई आर, या tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। तो tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू कितना था, लोड का जो रिएक्टेंस था इंडक्टिव 8, एक्सी की वैल्यू कितना था 6 था, तो 8 माइनस 6 डिवाइड बाई कितना था 2, तो 2/2 45 डिग्री आ गया। तो φ1 का जो एंगल आ गया 45 आ गया। तो रेडियन में कितना आ गया, φ1 की वैल्यू रेडियन में आ गया π/4 रेडियन, ठीक है। देखो π/4 रेडियन आ गया। हमको पता है कि करंट की जो वैल्यू होगी आपके पास वो लैग करेगा φ1 के एंगल से, फंडामेंटल कंपोनेंट अगर मैं बना रहा हूँ तो हमको ये भी पता है कि फिगर वाइज जब हम बात करते हैं कि कितना हमको पता होना चाहिए, तो देखो मैं ये V0 बना दे रहा हूँ, ये ऐसा बना दिया। अब फंडामेंटल कंपोनेंट में हमको पता है ये Vs होता है, ये माइनस Vs होता है, आउटपुट वोल्टेज का फिगर ये बन चुका है। और फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट कैसे होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट के दिस वन ये हो गया आपके पास φ1 जो अब निकालें, ये हमारे पास पाई था जी, फिर ये आपके पास हो गया पाई प्लस φ1, ये हो गया आपके पास 2 पाई। और हमको पता है कि जब ये लैग कर रहा था हमको तो ये भी फिगर में पता है कि ये S1 S2 होगा, ये S1 S2 होगा। तो हमको गुड फॉर्म में तो हमको पता ही है। अगर मैं बोलूँ कि स्विच में क्या क्या आपके पास है तो हमको पता है कि अगर मैं फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ तो ये देखो S1 स्विच बनाया, ये एक डायोड बनाया, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है एक S2 स्विच बना लो, एक डायोड बना लो, ध्यान से देखते रहना बोला। एक RLC लोड है, ये लोड ले लो आप, RLC लोड, यहाँ पे V0 की वैल्यू है, दिस द V0, ये आपके पास करंट की वैल्यू I0 है, ये दिस वन, ये और ये देखो दिस वन। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये S1, वो S2, S3 और S4, ये S4, ये S2, ये S3, ये D3, ये S2 ना सॉरी S2, ये D2, ये S3, ये D3, और ये आपके पास एक फुल ब्रिज इन्वर्टर का फिगर बन चुका है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ये Vs है 230, फंडामेंटल कंपोनेंट था 255 कुछ आया था, 255.465 वोल्ट आया था, ये वैल्यू। हमको पता है जब भी S1 S2 ऑन रहेगा तो स्विच करंट जो रहेगा S1 S2 ऑन रहेगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और करंट की वैल्यू पॉजिटिव। जब मैं बोल रहा हूँ पाई से लेके पाई प्लस पर आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव का मतलब ये हुआ आपके पास कि ये इस वाले में, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये D3 और D4 कंडक्ट करेगा, तो D3 D4 कंडक्ट करेगा, तो S1 S2 से जितना एनर्जी स्टोर करेंगे D3 D4 से रिलीज कर देगा। फिर आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, तो S3 S4 आ गया, और S3 S4 के बाद D1 D2 आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये D1 D2 इस ये
कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड क्या है, जो 0 से φ1 है। कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड जो है वो 0 से φ1 है। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास, अगर मैं ये लोड करंट बना रहा हूँ, अगर मैं डायोड करंट की बात करूँ, डायोड करंट की बात करूँ, तो जो 0 से φ1 है, जो नेगेटिव दिख रहा है, वो पॉजिटिव करंट होगा, ये पॉजिटिव करंट होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि देखो ये अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, ये ऐसा बनाया मैं डायोड करंट, कोई भी डायोड करंट बना लो ID1, इसका अपोजिट हुआ लोड करंट, ये इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ये बनेगा आपके पास ये 0 से φ1 ये। और हमको पता है कि फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, फिर ये आपके पास होगा 2 पाई से दिस वन, ये डायोड करंट बना रहे बोला, ये 2 पाई, ये 2 पाई प्लस 5। तो डायोड जो कंडक्ट करता है आपके पास वो φ1, हमको पता है कंडक्शन टाइम φ1 अपन ओमेगा होता है ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट। ID1 बनाया मैं बोला, अब हमको ये पता होना चाहिए, देखो ये फिगर और ये फिगर, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि देखो एक साइनोसोडल का एक फिगर बना लूँ मैं, और ये फिगर में अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये साइनोसोडल का एक फिगर बना लेता हूँ, ऐसा बेसिक सा फिगर बना लेता हूँ दिस वन, ये, और मैं किसी को बोलूँ कि नहीं मेरे को ये φ1 तक जाना है, तो ये वाला एरिया जो आप 0 से φ1 जाने में लगा रहे हो, या 0 से, ये देखो ये पीक वैल्यू से 0 आना या 0 से पीक वैल्यू जाना, ये दोनों का एरिया सेम होता है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास I01 साइन ओमेगा नॉट टी का फिगर बना लिया। यहाँ पे आपके पास फिर कोसाइन बनता, फिर आप बोलते कि देखो, लेकिन इस जगह से यहाँ से यहाँ तक का अगर आप एरिया देखोगे तो ये एरिया सेम है यहाँ से यहाँ तक का, दिस वन, ये। तो मैं क्या किया, मैं बोला कि ठीक है, अब अगर आपके पास ये बनाना चाहते तो I01 साइन ओमेगा टी बन गया, ये और ये एरिया सेम होगा। तो अगर मेरे को डायोड की वैल्यू की अगर बारे में बात करना और I01 साइन ओमेगा टी का फिगर बनाया 0 से φ1, I01 की वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा फंडामेंटल कंपोनेंट का। फंडामेंटल जो कंपोनेंट था 4Vs/π, और इम्पिडेंस कितना था R² प्लस ओमेगा नॉट L माइनस 1 ओमेगा नॉट C का स्क्वायर, ये। और ये जो 4Vs/π था, 4Vs/π का जो रिजल्ट था 4Vs की वैल्यू कितना है 255.465 डिवाइड बाई पाई √R², R की वैल्यू 2 का स्क्वायर था, XL माइनस XC मतलब 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था, तो 4 और 4 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो I01 की वैल्यू आ जाएगी। ये I01 जो है वो पीक वैल्यू आपके पास इस करंट का। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा गुड फॉर्म है, बोला ये गुड फॉर्म है। कई बार एक स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो समझे, क्योंकि इतना सबको उतना डेप्थ में पूछे नहीं। मैं थोड़ा डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि आज से कल एग्जाम में ये आ सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद, ये सब चीज़ें आने वाली है। किसी को नहीं पता कि कितने जल्दी ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी को नहीं पता। तो मैं बोला देखो ये ID1 का फिगर बनाया, और हमको पता डायोड करंट तो नेगेटिव होगा नहीं, जो भी डायोड करंट है, डायोड करंट अगर लोड करंट है तो पॉजिटिव डायोड करंट, अपोजिट ऑफ लोड करंट है तो नेगेटिव लोड करंट। ये डायोड करंट बनाया, लोड करंट को देख के फिर मैं बोला देखो इस फिगर का ये जो एरिया है, इसका एरिया भी वही होगा 0 से φ1 अगर आप ऐसे जा रहे हो। तो I01 निकाल लिया मैं, I01 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई बोले कि डायोड का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो फंडामेंटल कंपोनेंट्स के कारण, तो ID1 अगर मैं निकाल रहा डायोड का फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण, तो 1/2 पाई होगा, 0 से φ1 होगा। φ1 की वैल्यू अपने को पता है कि एंगल कितना निकला था 45 डिग्री। I01 की वैल्यू जो भी निकलेगा I01 साइन ओमेगा नॉट टी और डी ओमेगा नॉट टी, ये, और इंटीग्रेट कर लेंगे तो I01/2 पाई साइन ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी पुट करें तो लिमिट चेंज कर लिए तो 1 माइनस कॉस φ1। ये आंसर है इसका एवरेज वैल्यू। I01 अगर आपको पता है तो कोई एवरेज वैल्यू भी पूछ सकता था इस डायोड करंट का, तो इस डायोड करंट का कोई एवरेज वैल्यू पूछता है तो I01/2 पाई 1 माइनस कॉस φ1 आ गया। ये I01 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे जो भी निकलेगा। अगर इसका RMS वैल्यू कोई पूछा है, इसका कोई RMS वैल्यू पूछा, φ1 π/4 याद रखना, φ1 जो है वो π/4 है, तो cos 45.707 होता है। इसी चीज का अगर कोई RMS वैल्यू पूछ लिया, RMS वैल्यू ऑफ डायोड करंट ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, बस इसी का स्क्वायर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से φ1 और सिग्नल का स्क्वायर I01 का स्क्वायर, I01 साइन ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर डी ओमेगा नॉट टी। इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो I01 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन करूंगा तो ये ओमेगा नॉट टी आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2 किया, इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया 4, देखो 4 आ गया, और लिमिट 0 से ये φ1 पुट कर दी। तो अगर मैं RMS वैल्यू की बात अगर कर रहा हूँ, ध्यान देते रहना, आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं RMS वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो आपके पास रिजल्ट आ गया I01 बाहर आ गया, 1/2 पाई 2 पाई से डिवाइड कर लो तो φ1, ये φ1 था तो φ1/2 पाई आ गया,
माइनस साइन 251 अपॉन 4 था, डिवाइड बाय 2 पाई किया तो ये 8 पाई आ गया। ये 5 की वैल्यू पुट कर दो तो ये आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। तो इसको चेक करो जरा कैलकुलेटर से, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। फिर एवरेज वैल्यू आप डायोड करंट तो कोई पूछा नहीं था, ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, ये भी आप निकाल लो। तो अभी डायोड करंट का एवरेज वैल्यू और डायोड करंट का आरएमएस वैल्यू के दो रिजल्ट आप क्रॉस चेक करो। मेरे रिजल्ट को नहीं देखना, मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब आपको आंसर भी चेक करना है, I01 की वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं क्लास रूम में ऐसे गुड क्वेश्चन जो होते हैं उसको मैं सॉल्व कराता हूँ, अच्छे फॉर्म में सबको बताता हूँ कि देखो इतने अच्छे फॉर्म में किसी को आना चाहिए। I01 की वैल्यू कितना था? I01 की वैल्यू जो था वो 114.99 115 एम्पियर था ये करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट का जो करंट था ये था। अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं कि डायोड का एवरेज वैल्यू कितना होगा 0 से 5 और आप सॉल्व कर रहे हो इसके एवरेज वैल्यू को, तो 5.36 आएगा। चेक करना आप, 5.36 एम्पियर ये चेक करना बोला। और आरएमएस वैल्यू अगर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूँ आरएमएस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आरएमएस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 17 पॉइंट, यार आंसर 17.33 एम्पियर। ये आरएमएस वैल्यू आप डायोड करेंगे ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट। कोई नहीं लिखा है तो भी बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि थारिस्टर का क्या होगा, तो थारिस्टर मेरे को पता है S1S2 कंडक्ट करता है 5 से लेके पाई तक। तो S1S2 कंडक्ट कर रहा है 5 से लेके पाई तक। ऐसा अगर मैं बना दूं, ये देखो 5 से लेके पाई तक, दिस वन, ये उसके बाद ये 0 होगी, ये 5 से लेके पाई। कंडक्शन टाइम कितना है इसका? पाई माइनस 5, दिस वन। फिर टाइम पीरियड तो आपके पास फिर से वैसे ही आएगा, जब ऐसा आएगा तो 2 पाई प्लस 5 से, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई। ये आपके पास थारिस्टर करंट या स्विच करंट की बात कर सकते हैं, SW। ध्यान से उसका जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल? ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 5 से, और आपको पता है शिफ्ट करने से एरिया चेंज नहीं होता। तो इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, इसको शिफ्ट कर दूँ, पाई माइनस 5 है, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ और ऐसा बना दूँ, कैसे बना दूँ इसको? दिस वन, ये बस ये वाले टाइम्स को मेरे को बनाना पड़ेगा पाई माइनस 5। तो देखो कंडक्शन टाइम उतना ही हो गया और ये बना दिया। और ऐसा अगर मैं बना रहा हूँ तो देखो ये जो सिग्नल इसका एरिया वही है, वही सिग्नल बन गया। और ये सिग्नल क्या बन गया पता है? I01 साइन ओमेगा नॉट टी, ऐसा करके बना लिया हमने। ये 0 से पाई माइनस 5, जो 5 से पाई था, जितना एरिया था वही सिग्नल हम बना लिए, बोला डिजाइन कर लिया I01। तो पता आपके पास अगर मेरे को कोई बोले कि एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थारिस्टर करंट, तो एरिया अपॉन टाइम पीरियड होगा। एरिया अपॉन टाइम पीरियड मतलब 1/2 पाई, इंटीग्रेशन मतलब 0 से पाई माइनस 5 पाई बाई 4 याद रखना, 45 डिग्री था, पाई बाई 4 रेडियन। और ये हो गया I01 साइन ओमेगा नॉट टी डी ओमेगा टी। ये आंसर आ गया किसका? एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थारिस्टर करंट का एवरेज वैल्यू आ गया, बोला ये आपको सॉल्व करना चाहिए, बोला ये आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहिए। एरिया अपॉन टाइम पीरियड I01 निकाल चुके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये तो पूछा नहीं गया था, मैं एक्स्ट्रा चीज सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ, अगर मेरे को थारिस्टर करंट की एवरेज वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना, कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कराऊंगा, हाँ 31.2 एम्पियर के आसपास, 31.24 एम्पियर के आसपास। तो आप अगर गुड स्टूडेंट्स और मेरी बात को समझते हो तो आपको इसको सॉल्व करना है, बोला ऐसा लिखना नहीं है। अब अगर मेरे को इसी का आरएमएस वैल्यू चाहिए, इसी का आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसी सिग्नल का स्क्वायर कर लूंगा। अगर मेरे को थारिस्टर का आरएमएस वैल्यू चाहिए ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट होगा आरएमएस वैल्यू 1/2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक हुआ? पाई माइनस 5 हुआ। 5 की वैल्यू पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है वो एक्चुअली। कितना सिग्नल? I01 साइन ओमेगा नॉट टी का स्क्वायर डी ओमेगा नॉट टी। पता है इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता ही है कि रिजल्ट कितना आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है नहीं। तो अगर इसमें मैं रिजल्ट की बात करूं कि कितना आ रहा है, तो देखो अंडर रूट I01 स्क्वायर अपॉन 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ओमेगा नॉट टी माइनस साइन 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2 पहले से था, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, तो ओमेगा नॉट टी बाई 2 था। यहाँ पे मैं मिस्टेक किया था, मेरे को लग रहा है ओमेगा नॉट टी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 था। यहाँ पे मैं फटाफट कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे मेरे को लगता है I01 की वैल्यू जब मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे जब मैं स्क्वायर कर रहा था साइन स्क्वायर थीटा का, तो मेरे को लगता है यहाँ पे कहीं पे 5 अपॉन ये 4 पाई आएगा। चेक कर लेना, बोला ये 4 पाई आएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा मैं फटाफट जब सॉल्व कर रहा था, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो इसका तो हो गया डिवाइड बाई 2, और इसको फिर से किए तो कितना हो गया? डिवाइड बाई 2 था तो 4 आ गया ये।
और कितना रिजल्ट है, पाई माइनस 5 1 और ये 0। ओके, ये इतना रिजल्ट है बोला। अब I01 की वैल्यू बाहर निकाल लो, आप जानते हो पीक वैल्यू, फंडामेंटल कंपोनेंट का 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो पाई माइनस 5 1 अपॉन ये हो गया 4 पाई और माइनस साइन 2 ओमेगा नॉट टी की वैल्यू पाई माइनस 5 1, और आपको ये भी पता है कि 3 पाई बाई 4 होगा, पाई माइनस 5 1 के लिए पाई बाई 4 है, डिवाइड बाई कितना हो गया 8 पाई। और याद रखना है रेडियन वैल्यू आपको पता है 180 माइनस 45 135 पे 135 इंटू 2 270 हो गया। तो कितना आ रहा है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू आप चेक करना है इसका कितना आ रहा है। तो आरएमएस वैल्यू आप थायरिस्टर करंट की वैल्यू जो आ रहा है आपके पास, आरएमएस वैल्यू थायरिस्टर करंट का आ रहा है 54 पॉइंट, आरएमएस वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 54.84 एम्पियर आ रहा है। आरएमएस वैल्यू एवरेज से ज़्यादा होता है तो 54.84 एम्पियर आ गया। आरएमएस वैल्यू जो ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, आपने को पता होना चाहिए। तो देखो मैं एवरेज तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, एवरेज की बात एक्स्ट्रा कर लिया, आरएमएस पूछा था डायोड का भी और थायरिस्टर की। इतना गुड क्वेश्चन कभी आया नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना डिटेलिंग में कोई एनालिसिस नहीं करता कि 5 1 से पाई तक कंडक्ट कर रहा था, इस सिग्नल को मैं शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि शिफ्ट करने से एरिया चेंज नहीं होता, इस सिग्नल को ये बना दिया I01 साइन ओमेगा टी। तो फिर मैं ना इसको जगह इसको मैं सॉल्व किया, इसका एरिया अपन टाइम पीरियड की एवरेज निकला, इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट किया और फिर मैं एरिया फाइंड आउट किया तो ये आरएमएस वैल्यू निकला। तो ये जरूर आप कैलकुलेटर में जो क्वेश्चन में सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन एक्चुअली 4 क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ डायोड करंट ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट, सब निकाला और सिमिलरली थायरिस्टर के लिए 4 चीजें सॉल्व किया। ये चारों ही चीज आपको कैलकुलेटर से चेक करना है कि आप कंफर्टेबल हो, आपको गुड आइडिया है, आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा गुड लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जितना आईआईटी वाले अभी नहीं पूछते, जितना आईआईटी के प्रोफेसर क्वेश्चंस को उस लेवल पे अभी तक लेके नहीं गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक गुड लेवल पे रख रहा हूं जिससे कि हम बहुत कंफर्टेबल रहे। कल अगर हमसे कोई आरएलसी लोड में अगर कोई स्विच के बारे में पूछता है कि बताओ इस टाइम पीरियड में कौन सा स्विच ऑन होगा, तो सोचो कितना आसान सा होगा। हम तो इतना बिग क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, हम तो इतना पूरा मैथ सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर कोई हमसे बहुत बेसिक सी बात करता है कि फंडामेंटल कंपोनेंट में जो करंट होगा उसकी वैल्यू बताओ, आरएमएस वैल्यू बताओ, सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब हम इतनी सारी बात करते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा कर रहा हूं। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा ये डिटेलिंग है, थोड़ा सा गुड एनालिसिस है, इतना आसान नहीं है कि ये सबका सब लोग जानते हो। तो मैं मेरे हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने, समझे, मैं सिग्नल को कैसे शिफ्ट किया, एरिया की कैसे बात किया, तो एक गुड एनालिसिस था। आंसर आप जरूर क्रॉस चेक कर लेंगे कि आंसर कितना आ रहा है करके। तो ठीक है, ये एक्सेल की वैल्यू ज़्यादा थी, करंट लैग कर रहा था और लैग के केस में मैं स्विचिंग का अरेंजमेंट जानता था और प्रॉपर फॉर्म में अपन एग्जीक्यूट किए। तो ठीक है, आप इंजॉय किए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से नोट करना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है और आप देखोगे वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 अपनी वर्कबुक में देखिए 20, 21, 22 और 23, और मेरे को लगता है कि चारों ही क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो गेट 2008 का क्वेश्चन है, आईआईसी बेंगलोर का। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो गेट 2008 का क्वेश्चन है बोला। और अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्विचेस बने हुए जी, ऐसा फिगर बना हुआ है, एंटी पैरेलल डायोड बना हुआ है, इस वन स्विचेस को ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो। एक इंडक्टर, आउट वोल्टेज नहीं बना, लेकिन हमको पता है कि आउट वोल्टेज ये होता है, करंट बना था लेकिन स्मॉल आई नॉट लिखना इज गुड। ये स्विचेस है, ये एंटी पैरेलल डायोड है, ये S2, ये S1, ये S3, ये S4, 4 स्विचेस, 4 डायोड और ये 200 वोल्ट। ठीक है, चलो हम जस्ट इसलिए मैं फिगर आराम से बना रहा हूँ, आराम से देखो, आराम से डिस्कशन देखते रहो बस। क्वेश्चन में लिखा था सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज फीडिंग ए प्योर इंडक्टिव लोड एस ऑन द फिगर, द इन्वर्टर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यस, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब होता है टाइम पीरियड विल बी 1/50 20 मिली सेकेंड, तो टाइम पीरियड विल बी 20 मिली सेकेंड। हर बार T/4 अगर करूंगा, हर डिवाइस अगर कंडक्ट करूंगा तो 5 मिली सेकेंड का होगा हर एक डिवाइस का कंडक्शन टाइम। एज्यूम दैट द लोड करंट डज नॉट हैव एनी डीसी कंपोनेंट, तो पता ही अपने को, और 180 डिग्री स्क्वायर वेव मोड का मतलब भी हमको पता है कि आउट वोल्टेज जो होगा 180 डिग्री स्क्वायर वेव मोड में होगा। आउट वोल्टेज इक्वल टू VS माइनस VS, ये अपने पास चलते रहेगा दिस वन,
Vs का मतलब है कि ये 200 वोल्ट, दैट मीन द Vs, इसका मतलब है माइनस 200 वोल्ट, दैट मीन द माइनस Vs। ये T/4 है, ये V0t की बात है, ये T/2, तो T/2 मतलब ये 10 मिली सेकेंड हो गया, ये 20 मिली सेकेंड हो गया, टाइम इज इन मिली सेकेंड, दिस वन ये। तो हमको पता है कि T/2 है, T/2 मतलब 180 डिग्री होता है आपके पास, तो 180 डिग्री स्क्वायर वेव मोड बोलते हैं हम। लोड करंट डज नॉट हैव एनी डीसी कंपोनेंट, तो लोड करंट की अगर मैं बात करूं कि लोड करंट का फिगर कैसे होता है, तो ये भी हमको पता है कि लोड करंट का जब हम फिगर होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, दिस वन ये, इसमें डीसी कोई वैल्यू नहीं होता है, ये T/2 है, ये T/4 है, तो हमको भी पता है कि S1 S2 ये कंडक्ट करेगा, ये 3T/4 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर D1 D2 होगा, मैं बना देता हूँ D1 D2। एक लोड करंट में कोई भी एवरेज वैल्यू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एरिया ओवरऑल एरिया जीरो है। S1 S2 से जो भी आपके पास एनर्जी स्टोर होगा वो D3 D4 से एनर्जी रिलीज करेगा, जो S3 और S4 से एनर्जी स्टोर करेगा वो D1 और D2 से एनर्जी रिलीज करेगा, दिस वन। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू तो जीरो होगा, ठीक लिखा था। द पीक वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट I0, ये पीक वैल्यू जो होगा इंडक्टर करंट का कितना होगा आपके पास, तो हमको पता है वी नो दैट Vs/4FL। पीक टू पीक जो होता है वो Vs/2FL होता है, तो Vs/4FL कैसे निकालते वो भी पता है। तो जो I0 का जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ लोड करंट इज द Vs/4FL। तो ये तो थोड़ा बेस रिजल्ट पे बेस हो गया कि गुड है, लेकिन मेरे को कोई बोले कि इसको निकालो तो अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Vs की वैल्यू कितना है, 200 है, और ये 4 है, और फ्रीक्वेंसी जो था ऑपरेटिंग जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी था 50 था, और L की वैल्यू कितना था, L की वैल्यू 0.1 हेनरी था। तो 50 इंटू 4 किए तो 200 से 200 कैंसिल आउट किया, 1/0.1 बच गया, इसका मतलब 10 एम्पियर था पीक वैल्यू। तो पीक से पीक वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर था। हाँ, ये क्वेश्चन गुड कर सकते थे अगर वो बोल देते कि आरएमएस वैल्यू आप लोड करंट निकालो, IOR निकालो, आरएमएस वैल्यू आप लोड करंट, पता आपके पास A/√3 होता, और A/√3 होता मतलब A इज द पीक वैल्यू, 200 पीक वैल्यू आपके पास, ये पीक वैल्यू। तो Vs/4FL जो था आपके पास, Vs/4FL, तो ये A, तो Vs/4FL आ गया, तो 10/√3 आंसर आ जाता, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, तो ये क्वेश्चन और गुड हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कि पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, अगर इसी जगह क्या पूछ लेते, आरएमएस वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, तो ये ना 10/√3 होता और गुड हो जाता। अभी तो 10 एम्पियर आ गया, ऑप्शन देख रहे होंगे। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि Vs/4FL है तो 15 × 200, और L की वैल्यू कितना था, 0.1, तो आंसर आपके पास जो आ गया वो आ गया आपके पास ये, ठीक है। तो 10 एम्पियर दिस वन। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं, गेट 2000, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे होंगे, गेट 2001 का क्वेश्चन है। एक प्योर इंडक्टिव लोड लिखा है, सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, फिर से प्योर इंडक्टिव लोड एस ऑन द फिगर, ठीक है। वेयर T1 T2 T3 4 आर द पावर ट्रांजिस्टर, यस। D1 D2 D3 D4 आर द फीडबैक डायोड्स, यस। द इन्वर्टर इज ऑपरेटेड इन द स्क्वायर वेव मोड, यस, विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, यस। इफ द एवरेज लोड करंट इज जीरो, ये भी अपने को पता है, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट तो जीरो होगा। द सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है जिसमें एवरेज वैल्यू नहीं हो सकता, पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया है, तो हमको पता है कि जीरो एवरेज वैल्यू है। बोला है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ ईच फीडबैक डायोड, हर एक फीडबैक डायोड का जो कंडक्शन है पेयर के फॉर्म में तो T/4 होता है, और अगर T/4 होता है कंडक्शन, अगर मैं बोलूँ ना कि कंडक्शन जो टाइम होगा आपके पास, चाहे वो थारिस्टर का हो, दैट मीन मेन स्विच का हो, किसी का भी हो, पेयर के फॉर्म में हो, इज इक्वल टू द T/4। या फिर कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड की बात करूं, जो फीडबैक डायोड है, चाहे D1 D2 हो या पेयर के फॉर्म में हो, तो जानते पेयर के फॉर्म में होता है, तो हमको पता है T/4। और T की वैल्यू जो था वो 20 मिली सेकेंड था, तो 5 मिली सेकेंड होगा। तो अगर वो SCR पूछेंगे तो भी 5 मिली सेकेंड, थारिस्टर SCR, और डायोड पूछेंगे फीडबैक डायोड तो भी 5 मिली सेकेंड। हर एक डिवाइस, हर एक जो पेयर है D1 D2 5 मिली सेकेंड के लिए होता है। आंसर आ गया आपके पास 5 मिली सेकेंड। तो जस्ट आपको गुड फॉर्म में आइडिया होना चाहिए कि हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बोला तो 5 मिली सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। ये 21 था। 22 की बात अगर मैं करूँ, क्वेश्चन नंबर 22, ये ESC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, बहुत ही सिंपल है, सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑपरेटिंग इन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इन स्क्वायर वेव मोड सप्लाइड ए प्योर इंडक्टिव लोड इफ द इन्वर्टर टाइम पीरियड इज T, यस, देन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ विच द फीडबैक डायोड कंडक्ट्स इन ए साइकिल इज T/4, यही वाला आंसर, ये T/4। तो पूरे टाइम गिवन थे तो T/4 आपके पास आंसर हो गया, तो T/4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 गेट 2017 में आया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जब मैं रीड करना चालू किया तो देखो एक S1 दिया था, देखो एक S1 है, फिर एक S4 है, इसको S4 लिखा है, ये S2 लिखा है, ये S3 लिखा है, फीडबैक डायोड नहीं है। तो इफ फीडबैक डायोड इज नॉट गिवन, दैट मीन्स क्या, फीडबैक डायोड इज नॉट गिवन, दैट मीन्स लोड विल बी रजिस्टिव। जब लोड रजिस्टिव होगा तभी आपके पास फीडबैक डायोड का यूज नहीं होता, अदरवाइज तो फीडबैक डायोड तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको लोड नहीं बताया, लेकिन अपन पता कर लिया कि लोड रजिस्टिव है।
लोड रजिस्ट्री कैसे पता कर लिए, क्योंकि फीडबैक डायोड नहीं दिया था, और फीडबैक डायोड नहीं दिया था तो हम अवॉइड कर सकते हैं फीडबैक डायोड को किस केस में, रजिस्ट्री लोड के केस में, तो हम खुद बना लिए रजिस्ट्री लोड। ठीक है, द कन्वर्टर सर्किट शोन बिलो द स्विचेस आर कंट्रोल सच दैट द लोड वोल्टेज V0 इज 400 स्क्वायर वेव। V0 जो है वो 400 स्क्वायर वेव, तो हमको पता है कि 400 स्क्वायर वेव है, ये टाइम t है, ये t/2 है, तो ये टाइम पीरियड होता है। तो 400 अगर आपके पास बोल रहे हैं तो 400 अगर हमारे पास गिवन है स्क्वायर वेव है, तो स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट का वो 400 हर्ट्ज, ये 400 हर्ट्ज है, नो प्रॉब्लम। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू 1/400 होगा। 1/400 इसका मतलब है कि 1/4 मतलब 0.25 आ गया, 0.25 आ गया, 0.25 इंटू 10⁻² सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि 2.5 मिली सेकेंड होगा, ये 2.5 मिली सेकेंड, ये टाइम पीरियड। ओके, क्वेश्चन में क्या था, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द V0t, V0t का फंडामेंटल कंपोनेंट, तो हमको तो पता है V0t का फंडामेंटल कंपोनेंट, V0t की जो वैल्यू होगा ये अगर Vs है, और वोल्टेज भी 220 था, ये था 220, ये 220 है, ये Vs है, द Vs द माइनस Vs, तो 2Vs हो गया तो 4Vs अपॉन n पाई, 4Vs अपॉन n पाई, तो 4Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा टी, 4Vs अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी प्लस 4Vs अपॉन 5 पाई साइन 5 पाई ओमेगा टी, ये तो 4Vs अपॉन पाई साइन ओमेगा टी, 4Vs अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी, और ऐसा करके फंडामेंटल कंपोनेंट इज दिस 4Vs अपॉन पाई, Vs इज द 220। तो फंडामेंटल कंपोनेंट आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ V0 पूछा है, तो V0 R1 कितना होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज 4Vs अपॉन पाई√2, ये 4Vs अपॉन पाई√2, तो 4 इंटू Vs की वैल्यू कितना है 220, तो 220 में था 440, लगभग और डबल का मल्टीप्लाई कर दो, तो 440 इसका मतलब है कि 880 डिवाइड बाई पाई√2, ये तो 4 इंटू 220 अपॉन पाई√2। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, लगभग इसको अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा 198 के आसपास आना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेटर से इसको अगर चेक करूं कि कितना होगा आपके पास, रिजल्ट वाइज अगर मैं बात करूं कितना आपके पास होना चाहिए, कि अगर मैं रिजल्ट वाइज अगर बात कर रहा हूँ, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट, कैलकुलेटर आप यूज कर लो, बोलो क्लियर किया मैं, तो आपका रिजल्ट आ गया 4 इंटू 220 ये आ गया, और √2 198.17 आ रहा है, 198.17 आ रहा है, ठीक है 198.17, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा क्वेश्चन अगर गेट में अगर आता है तो सॉल्व होगा ना हमसे, तो क्यों सॉल्व नहीं होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट बता दो, तो अपने को तो पता है, तो जब आप इस फॉर्म में पढ़ते हो तो आपको डर नहीं लगता, कुछ भी पूछे, ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस फ्रीक्वेंसी में कुछ नीड ही नहीं था, बट फिर भी मैं टाइम पीरियड की बात कर दिया, मैं टाइम पीरियड निकाल दिया 2.5 मिली सेकंड। तो अगर वो कुछ भी पूछते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। तो ये 4 क्वेश्चन में सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये तो 2000, ये 23 तो 2017 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो अगर इन्वर्टर में कोई क्वेश्चन आता है और अगर हम फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर अगर जानते हैं तो बस मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। ऐसे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस होते हैं, और ऐसे वाले क्वेश्चन में जब मिस्टेक के चांसेस होते हैं तो मिस्टेक कर डालते हैं। क्वेश्चन में गुड फॉर्म क्या था कि ये लोड कुछ भी होता, लोड पे डिपेंडेंट था नहीं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर फीडबैक डायोड होता तो भी आंसर यही होता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आउटपुट पे बेस्ड था, और आउटपुट वोल्टेज ना लोड पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड पैरामीटर, आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज 180 डिग्री मोड स्क्वायर वेव फॉर्म होता है। हमारा जो आउटपुट के जो पैरामीटर्स होते हैं, लोड के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, लोड करंट को। लोड करंट डिपेंड्स ऑन द लोड पैरामीटर, बट आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो हमारा जो भी इनपुट जो सोर्स सप्लाई वोल्टेज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये फीडबैक डायोड लगा होता तो भी ये आउटपुट वोल्टेज का फिगर बनता, और यही आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू होता, तो 198.17 वोल्ट आया पूरा। तो ऐसे करके अगर हम डिटेलिंग करेंगे, हर जगह वेवफॉर्म लिखेंगे, कुछ रिजल्ट याद करने की कोशिश नहीं करेंगे और अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना अपने लिए पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 यहाँ तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपको बुकलेट से। तो वर्कबुक के क्वेश्चन देखते जाइए, कैसे सॉल्व करना है देखते जाइए, तो आपको हमेशा अच्छा फील होते रहेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि चीजें आपको क्लियर है, बस मेरी बातों को गुड फॉर्म में नोट करते जाना है। ठीक है, अब वर्कबुक का क्वेश्चन देखना, 24 से 29 तक देखिए आप। 28 तो गेट 2013 में आया है, 29 भी गेट 2002 में आया है, और एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं 23 से 27 कॉमन डेटा क्वेश्चन 24 से। तो 24 से अगर आप देखोगे तो 27 तक एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है,
उसका डेटा अगर आप देख रहे होंगे, क्वांटिटी क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है, वो तो बन जाएगा मतलब। तो देख रहे हो कि एक स्विच लगा हुआ, और स्विच कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्विच कुछ भी हो सकता है। एक IGBT स्विच अगर हम लगा भी रहे, एक IGBT स्विच लगा भी है, नो प्रॉब्लम। ये देखो, तो कई बार स्विच का फॉर्म डिफरेंट होता है। ये एंटी पैरेलल डायोड आपके पास कनेक्टेड है, ये हो गया। ठीक है, ये स्विच लिए हम लोग, ये Q1, ये Q4, ये VDC। तो फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन था। ये VDC, ये D4, ये D1, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्या है फिगर में, यहाँ से फिगर में दिस वन, ये हो गया आपके पास स्विच, मेन स्विच, ये एंटी पैरेलल डायोड। ठीक है, ओके। फिगर में थोड़ा सा आपके पास साइज का डिफरेंस बना देते, दिस वन अच्छे से दिखा देते हैं, ये लो। ठीक है, ओके। मैं बोला कि देखो यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हम लोग, फिर Q2 वाली जगह पे बनाए हम लोग ये पॉइंट्स, ये इस जगह पे बनाए, और एक रेजिस्टेंस बना दी। इससे कुछ हुआ नहीं, फिगर वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, V0 है या I0 है, फिगर वही है जैसे मैं बनाया बस। Q1, Q2, Q3, Q4, ये Q2 है, ये D2 है, ये Q3, ये D3 और ये Q4, D4। ठीक है, तो मान लीजिए कि S1, S2, S3, S4 जैसे स्विच था, रजिस्ट्री लोड है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर फिगर जो है आपके पास, रजिस्ट्री लोड 3 ओम है, आर के लिए 3 ओम है, आर के लिए 3 ओम, और डीसी इनपुट वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है, VDC 50 वोल्ट। अब इसी की जगह अगर आप स्विच S1, S2, S3, S4 बनाते तो थोड़ा दिखने में आसान होता। अभी आप IGBT बना दिया, IGBT के साथ कोई भी स्विच हो सकता है ना, कोई भी स्विच हो सकता है, पावर मॉसफेट हो सकता है, थारिस्टर हो सकता है, एक IGBT हो सकता है, कोई भी मेन स्विच हो सकता है। V0 की वैल्यू कितना होगा, V0 की वैल्यू हमको पता है कि V0 की वैल्यू कितना होगा जब Q1, Q2 ऑन हो गए आपके पास, और रजिस्ट्री लोड है तो इसका कोई यूज तो है नहीं, तो Q1, Q2 जब ऑन होंगे तो V0 VS होगा, मेन स्विच S1, S2 मतलब Q1, Q2। जब Q3 और Q4 ऑन होंगे, Q3 और Q4 ऑन होंगे तो V0 की वैल्यू माइनस VS होगी। अभी VS की वैल्यू होगी 50 वोल्ट आ गया, दैट मीन द VS, ये माइनस 50 वोल्ट आ गया, ये इसका मतलब ये हो गया कि V0 ये। ठीक है, अगर मैं I0 की बात करूँ तो V0 बाई आर है, I0 की अगर मैं बात करूँ तो V0 बाई आर है, तो V0 का बाई आर है, इसका फिगर भी सेम होगा, सेम फिगर आपके पास 50/3 हो जाएगा, रजिस्ट्री लोड 3 ओम है, ये 50/3, ये 50/3 एम्पियर है, ये माइनस 50/3 एम्पियर है। ओके, ये लोड करंट का फिगर हो गया कब, जब Q1, Q2 ऑन था, जब Q3, Q4 ऑन था। ठीक है, चलो ये T/2, ये T, ये सब लिख दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द RMS आउटपुट वोल्टेज एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द RMS आउटपुट वोल्टेज एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है कि RMS वोल्टेज कितना होगा। तो मेरे को पता है V0 की वैल्यू कितना होगा, वी नो दैट V0 इक्वल टू 2Vs/π साइन ओमेगा टी या ओमेगा नॉट टी, 2Vs/3π साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऐसे चलते रहेगा। तो फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो VOR1 कितना होगा, ये 2Vs/π, ये पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 करोगे तो ये आ जाएगा, तो 2 आ गया। VS की वैल्यू कितना है, VS की वैल्यू 50 वोल्ट है, और पाई की वैल्यू पाई हो गया इंटू √2 हो गया, तो 50 √2 हो गया डिवाइड बाय पाई है, तो ये 100/π√2 हो गया, 100/π√2। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि 100/π√2 तो लगभग आपके पास 45.0158 वोल्ट, तो 45 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, 45 वोल्ट के आसपास आ रहा है RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट आउटपुट वोल्टेज का जो होगा। नेक्स्ट क्या था, द आउटपुट पावर। अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो आउटपुट पावर क्या होता है, कि रजिस्ट्री लोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, VOR इंटू IOR, और cos फाई लिख भी दूं तो cos फाई की वैल्यू 1, जो पावर फैक्टर होगा लोड के अक्रॉस में, लोड पावर फैक्टर इज ऑलवेज 1, तो VOR इंटू IOR होगा, और VOR इंटू IOR होगा, VOR की वैल्यू VS के बराबर हो जाएगा, VOR की वैल्यू VS के बराबर होगा, IOR की वैल्यू VS/R आ जाएगा, दैट मीन द VS² बाई आर। तो आउटपुट पावर VS मतलब 50 का स्क्वायर,
तो 50 का स्क्वायर और आर की वैल्यू 3, तो 2500 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपके पास आउटपुट पावर। कितना आंसर आ रहा है? लगभग 833.33, 833.33 वॉट, ये आ गया आउटपुट पावर। ठीक है, सही है। द एवरेज करेंट थ्रू इस थारिस्टर, थारिस्टर के कारण अगर मैं बोलूँ कि थारिस्टर आपके पास, अब थारिस्टर आपके पास लिखा हुआ है, जबकि IGBT लिखना चाहिए था, थारिस्टर का फॉर्म नहीं, तो एवरेज करेंट थ्रू इस थारिस्टर है। तो अगर मैं बोलूँ कि थारिस्टर अगर क्वेश्चन में लिखा है तो थारिस्टर नहीं था, IGBT एक्चुअली, मेन स्विच इज IGBT। तो इन एम्पियर आपके पास, तो हमको पता है Q1 Q2 जब ऑन होगा तो ये वाला फिगर होगा, फिर आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये Q1 Q2 हो जाएगा। तो ये VS बाई जो 50/3 एम्पियर है, ये 50/3 एम्पियर है, लेकिन कब तक? 0 से लेकर T/2 तक, T/2 से T तक, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर Q3 Q4 कंडक्ट करेगा। तो ये आपके पास है IS1, IS2, मेन जो स्विच है S1 S2 उसकी बात करें। इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थारिस्टर करंट या IGBT करंट, IGBT करंट, कोई भी मेन स्विच है उसका करंट निकालना, एरिया अपॉन टाइम पीरियड होगा। एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया कितना है? 50/3 इंटू T/2, 50/3 इंटू T/2 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो एक और आ गया 50/6 आ गया, तो 25/3 हो रहा है। 25/3, 25/3 कितना होता है? 8.2410, तो 8.33 एम्पियर आना चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट या थारिस्टर करंट या IGBT करंट, 8.33। ठीक है। द पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, 27 जो है, द पावर डिलीवर टू लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, तो पावर डिलीवर टू लोड, और वो भी रजिस्टर लोड VOR1, IOR1, cos phi 1 इज 1। VOR1 की वैल्यू कितना है? VOR1 की वैल्यू है 45.0158 इंटू IOR1 कितना होगा? VOR1 डिवाइड बाई R, तो 45.0158 इंटू 45.0158 डिवाइड बाई R मतलब 3, ये ऐसा तिरछा लिख दिया मैंने जस्ट क्रॉस करके। तो जैसे आपके पास रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि कितना आएगा, तो लगभग 675, चेक करना, 675.47 वॉट के आसपास आ रहा है, इतना 675.47 वॉट के आसपास आ रहा। तो ये सॉल्व कर लिया पर कोई कुछ भी पूछे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो ऐसा ही फिगर था, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा ही आपके पास था। गेट 2008 का, गेट 2013 का क्वेश्चन, IIT बॉम्बे का क्वेश्चन है। बस डिफरेंस क्या था कि एक RL लोड था, अब RL लोड है तो इंडक्टिव आ गया आपके पास, ये L। और आपको पता है कि जो करंट होता है वो डिपेंड करता है, V0 तो डिपेंड करता नहीं है, V0 का तो फिगर यही होगा RL लोड में जो होगा। तो मेरे को पता है कि जब मैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? I0 की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो I0 की जो वैल्यू होगा वो V0 जो होगा, V0T डिवाइड बाई ZRL। जब मैं ZRL की बात करूंगा तो V0T डिवाइड बाई ZRL, ZRL मतलब R प्लस J ओमेगा L, R प्लस J ओमेगा L, ये I0। और मेरे को पता है कि जैसे जैसे मैं बात करते जाऊंगा फंडामेंटल कंपोनेंट या आगे की बात करते जाऊंगा तो ऐसे टर्म की हम बात कर सकते। क्वेश्चन अगर ध्यान से रीड करें, ध्यान से देखते रहना, बोला RL लोड है, बोला द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर शो इन द फिगर बिलो इज द स्विच टू प्रोवाइड 50 हर्ट्ज स्क्वायर वेव AC आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द RL लोड, yes good reference polarity of V0 in different direction of output current I0 is indicated, yes no problem. It is given that R equal to 3 ohm and L equal to 9.55 millihenry, ठीक है। इन द इंटरवल व्हेन V0 इन द इंटरवल, तो अगर मैं बोलूं कि देखो अब आपके पास RL लोड है तो करंट की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं बोल रहा हूं कि जो लोड करंट होगा जो कंडक्ट करेगा आपके इन द इंटरवल व्हेन V0 लेस देन 0 और I0 ग्रेटर देन 0 द पेयर ऑफ डिवाइसेस व्हिच कंडक्ट द लोड करंट इज। अब आपको पता है कि अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करूं, अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे R प्लस J ओमेगा L है, कि आपके पास R प्लस J ओमेगा L है, तो R प्लस J ओमेगा L अगर रहला और फंडामेंटल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ I0 की बात करता हूँ, तो I0 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं I0 की बात कर रहा हूँ और V0 की बात अगर आपके पास है तो V0 आपके पास ये और R प्लस J ओमेगा L है, तो पता है ये V0 की वैल्यू जो आपके पास होगा 2VS अपना 4VS अपॉन पाई साइन ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई R प्लस J ओमेगा L। R प्लस J ओमेगा L मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल tan इनवर्स ओमेगा L बाई R आ गया। ये करंट की बात कर सकता हूँ। अगर मेरे को फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करना है तो फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करना तो मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, बोला I0 की वैल्यू कितना होगी? जस्ट कुछ बनाया हम लोग, I0 की वैल्यू 4VS अपॉन पाई, 4VS अपॉन पाई अंडर रूट R स्क्वायर, R की वैल्यू कितना था? R की वैल्यू जिस क्वेश्चन में था 3 का स्क्वायर, ओमेगा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी था 314, ओमेगा L की वैल्यू कितना था? 9.55 मिली हेनरी, 9.55 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर कैसे फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो RL लोड है मतलब इंडक्टिव लोड है आपके पास, तो करंट जो होगा वो लैग करेगा। और जब ऊपर जब हम बात करेंगे करंट की वैल्यू क्या था, रिजल्ट आ गया साइन
ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव। फाइव की वैल्यू कितना हो गया, फाइव की वैल्यू हो गया टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो फंडामेंटल कंपोनेंट लैग करेगा आपके पास, फंडामेंटल कंपोनेंट लैग करेगा फाइव से, तो फाइव से लैग करेगा आपके पास। तो मैं बना सकता हूं ऐसा, जस्ट ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया इसको, ये इसका मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट जो होगा वो लैग करेगा, तो फाइव बना दिया। फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर है। इवन मैं एंगल की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकता हूं कि कितना एंगल से लैग करेगा करंट, क्योंकि अगर आरएल लोड है तो आरएल लोड में करंट लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है, ओके। तो मैं बोला कि कितने एंगल से लैग करेगा ये भी हमको पता है। फिर यहां से अगर हम ध्यान से देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू आपके पास और इंपेडेंस से डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड कम भी हो जाएगा, इट्स ओके। तो अभी तो मेरे पास पूरा का पूरा वी नॉट बना हुआ है और मैं सिंपल एक करंट की वेव फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा वी नॉट दिख रहा है आपको, और करंट आर प्लस जे ओमेगा एल है। तो जस्ट मैं बना दिया आपके पास कि रिजल्टेंट क्या होगा, और फाइव के एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या होगा जब मेन स्विच Q1 Q2 जब ऑन होता है ना, जब Q1 Q2 ऑन होता है तो V0 की वैल्यू ये आपके पास Vs होता है। इसका मतलब यहाँ पे S1 और S2 या Q1 Q2 कंडक्ट करेगा इस जगह पे। अब Q1 Q2 लिखना ठीक नहीं है इस जगह पे, ये अगर RL लोड है तो S1 S2 मतलब Q1 Q2 कंडक्ट करेगा। अब होता क्या है कि जब S1 S2 जब भी ये Q1 Q2 जब भी कंडक्ट करेगा इसकी एनर्जी रिलीज D3 D4 से होता है, तो ये आपके पास ऐसा हुआ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास यहाँ से गया ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है बोला, अब D3 D4 से होगा तो एनर्जी रिलीज जब करेगा तो इस जगह पे D3 D4 होगा, और D3 D4 जब कंडक्ट करता है ना तो D3 D4 जब भी कंडक्ट करता है I0 की वैल्यू जीरो होता है। I0 की वैल्यू मतलब अपोजिट होता है D3 D4 के, I0 लेस देन जीरो होता है। तो ये S1 S2 मतलब Q1 Q2, इस Q1 Q2 में ये एनर्जी स्टोरिंग सर्किट होगा, और जितना एनर्जी स्टोर करेगा D3 D4 जो होगा एनर्जी रिलीज करेगा। फिर Q3 Q4 में ये एनर्जी स्टोर करेगा जहां पे आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा, आउटपुट करंट नेगेटिव होगा। और इस जगह पे क्या हो रहा है ध्यान देखना, D3 D4 में देखो आपके पास, अगर मैं बात करूं कि D3 D4 में हम क्या कर रहे हैं, तो D3 D4 में अगर मैं करंट ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आपके पास आ रहा है दिस वन, ये, और अगर हम बोल रहे हैं कि देखो करंट की वैल्यू की अगर मेरे को बात करना है और हमको अगर ध्यान से देखना है कि Q1 Q2 जब कंडक्ट किया होगा तो Q1 जब Q2 कंडक्ट किया होगा तो देखो Q1 Q2 कंडक्ट किया होगा तो Q1 और Q2 कंडक्ट किया होगा दिस वन, ये तो Q2 कंडक्ट किया, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, और Q1 Q2 कंडक्ट किया। तो Q1 Q2 जब कंडक्ट कर रहा है तो करंट की वैल्यू नेगेटिव होगा। Q1 Q2 जब कंडक्ट करेगा तो ये देखो आपके पास ये करंट ये फ्लो हो रहा है, ऐसा आ रहा है, ये तो एंटी पैरेलल डायोड है, फिर करंट ऐसा जा रहा है, ये लोड करंट यहाँ से वापस ये, और फिर ये, तो Q1 और Q2 का जो करंट होगा लोड करंट के बराबर होगा, तो करंट पॉजिटिव, और V0 की वैल्यू की बात करेंगे तो Vs के बराबर होगा। तो जब Q1 Q2 कंडक्ट कर रहा है इस जगह पे, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि देखो अगर मैं टाइम की बात कर लूं, कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, ओमेगा टी के बारे में बात कर लूं, देखो ओमेगा टी लिख दे रहा हूं, ओमेगा टी मतलब 0 से लेके 5 तक, ये पहला हुआ। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपके पास स्विच कौन सा कंडक्ट कर रहा है, तो Q1 Q2 कंडक्ट कर, अगर मैं बोलूँ कि स्विच ऑन कौन सा है, स्विच ऑन, और फिर स्विच अगर ऑन है तो उस समय V0 कितना और I0 कितना है, तो मैं V0 की बात कर देता हूँ। स्विच जब ऑन है आपके पास I0 की बात कर देता हूँ, दिस वन, देखना ध्यान से। तो 0 से लेके 5 तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, 5 से लेके पाई तक की बात कर रहा हूँ, 5 से लेके पाई तक की बात कर देता हूँ, चलो ठीक है। इस समय क्या था, Q1 Q2 ऑन थे, मेन स्विच ऑन था Q1 Q2, और इस समय Q1 Q2 जब ऑन था तो V0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वोल्ट है, और I0 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि लोड करंट ही स्विच करंट है, Q1 Q2 का जो करंट है, और V0 की वैल्यू Vs है, ठीक है। यहां से यहां तक बोला भी, मैं आपको दिखाया भी KVA। फिर आपके पास क्या हुआ, जितना ये एनर्जी स्टोर करेगा, RL लोड है, जितना एनर्जी मेन स्विच से, ये इंडक्टिव लोड है, तो जितना एनर्जी स्टोर करेगा उतना अब रिलीज करेगा इसके रिटर्न पास से। तो Q1 Q2 से एनर्जी स्टोर किया, अब D3 D4 से एनर्जी रिलीज करेगा। जब मैं D3 D4 की बात करूंगा तो D3 D4 में कैसे होगा आपके पास, अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि D3 D4 में कंडक्ट कैसे होगा आपके पास, तो D3 और D4 में, तो D4 और D3 में अगर बोलूँ देखो कंडक्ट कैसे हो रहा है, ये क्या, ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि D3 और D4 में अगर आपको कंडक्ट करना है, D3 और ये D4, ये इसमें अगर हमको कंडक्ट करना है, तो अगर आप रिजल्ट ध्यान से देखोगे ना कि कैसे हो रहा है करके, तो आपको दिखेगा ये करंट आ रहा है D3, ये करंट दिस वन, ये पॉइंट, और फिर ये D4। इसका मतलब जब D3 और D4 कंडक्ट करेगा तब भी करंट पॉजिटिव होता है। तो D3 D4 में करंट देखो पॉजिटिव है, और V0 तब तक नेगेटिव हो गया क्योंकि आपका पाथ जो है वो ऐसा जा रहा है। तो कितना हो गया प्लस, अगर मैं ऐसा जा रहा हूं तो प्लस V0, ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, तो प्लस VDC, तो V0 इक्वल टू माइनस VDC। तो D3 D4 में क्या हो रहा है, जब D3 D4 कंडक्ट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, पाई से लेके पाई प्लस 5 तक,
कौन कंडक्ट कर रहा है? D3D4। जब D3D4 कंडक्ट कर रहा है तो हमको पता रहना चाहिए कि करंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एम्पियर, बट V0 की वैल्यू माइनस Vs है तो लेस देन 0 वोल्ट हो ये इस केस में। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पाई प्लस 5 से लेके पाई प्लस 5 से 2 पाई तक, ठीक है, 2 पाई तक, यहाँ तक Q3 Q4 कंडक्ट करेंगे। जब Q3 Q4 कंडक्ट करेंगे, Q3 और Q4 जब कंडक्ट करेंगे, तो जब दूसरे डिवाइस कंडक्ट करते हैं अपोजिट डिवाइस वाले, तो करंट की जो वैल्यू होगी आपके पास वो लेस देन 0 एम्पियर होगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी लेस देन 0 वोल्ट होता है। तभी तो पावर एनर्जी, जो पावर का फ्लो होता है, पावर का फ्लो मेन डिवाइस में Q1 Q2 और Q3 Q4 में, Q1 Q2 ऑन होने में दोनों पॉजिटिव होता है, Q3 Q4 ऑन होने में दोनों नेगेटिव होता है। पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होता है D3 D4 में। तो इसका जो एनर्जी रिलीज हुआ D3 D4 से हुआ, इसका जो एनर्जी रिलीज होगा D1 D2 से होगा। तो पहला वाला भी D1 D2 है, और जब D1 D2 से एनर्जी रिलीज होगा तो D1 D2 का जो करंट होगा आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि D1 D2 से जब एनर्जी ये होगा, तो जो करंट की वैल्यू होगी D1 D2 के ऑन होने से करंट अपोजिट होता है तो लेस देन 0 एम्पियर, बट V0 Vs के बराबर होता है तो V0 ग्रेटर देन 0 वोल्ट। इसका मतलब है D1 D2 के ऑन होने से आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है, आउटपुट करंट नेगेटिव होता है। D3 D4 के ऑन होने से आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होता है, आउटपुट करंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कोई भी एक अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हमेशा जब भी डायोड ऑन होगा या तो वोल्टेज नेगेटिव होगा या तो करंट नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। इसका मतलब ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो हमको गुड फॉर्म में पता रहना चाहिए कि D1 डायोड का ऑन होना, D1 D2 पेयर का ऑन होना, पावर का फ्लो लोड टू सोर्स होना, जब मेन स्विचेस का ऑन होना मतलब पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होना। तो ये हमको गुड आइडिया एकदम। बस डिफरेंस ये था कि एक RL लोड था, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, RL लोड में आपके पास एक इंडक्टिव लोड है तो करंट लैग करेगा, तो देखो आपके पास लैग बना दिया, लगभग 5 के आगे बनाया। इसका मतलब इसके पहले ना D1 D2 ऑन था, स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म बना लिए, तो करंट का वेवफॉर्म बनाया, इंपेडेंस के कारण मैग्नीट्यूड कम कर दिया अपन। एक RL लोड था, मैं बोला कि एक RL लोड में आप बोल सकते हो कि अगर RL लोड है और आउटपुट वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, अगर हर जगह मैं बोल दूं कि देखो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और RL अगर लोड है, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म बनेगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा अगर 0 से T/2 बोल दूं कि देखो 0 से लेकर T/2 तक क्या है, तो 0 से T/2 तक Vs है, तो Vs अपॉन R प्लस j ओमेगा हो जाएगा, R प्लस j ओमेगा है। या फिर मैं इनवर्स लाप्लास की बात करूँ तो Vs अपॉन, ये आपके पास जो हो जाएगा, ये एक इंडक्टिव सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। इसलिए बोला था मैं कि अगर मेरे को इन जनरल बात करना है, अलग अलग टाइम में बात करना है, ये तो पूरा फोरियर सीरीज है जो कि मैं साइनसोइडल लिखता हूँ। जी हाँ लिख रहा था मैं, फंडामेंटल कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहा था। फंडामेंटल वोल्टेज लिया, उसके कारण फंडामेंटल कंपोनेंट लिया। जो फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी साइनसोइडल है, फंडामेंटल जो करंट होगा वो भी साइनसोइडल है। बट 0 से T/2 में अगर मैं बोलूं कि देखो 0 से लेकर T/2 में क्या होगा, तो 0 से T/2 में V0 की वैल्यू Vs है, V0 की वैल्यू Vs है, और V0 की वैल्यू अगर Vs है, ये Vs है। और अगर मैं बोलूं देखो एक RL सर्किट है, दिस इज RL सर्किट, ये RL सर्किट, और मेरे को अगर लोड करंट की वैल्यू चाहिए RL सर्किट में और ये Vs है, पता आपके पास ये I0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, I0 की वैल्यू हो जाएगा फाइनल वैल्यू। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो Vs/R आ जाएगा फाइनल वैल्यू, Vs/R आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू 0 था तो 1 माइनस e रेस्ट माइनस RT/L आ जाएगा। देखो इक्वेशन आ गया दिस वन। ये मैं फटाफट क्यों लिखा, मेरे को पता फाइनल वैल्यू स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा तो Vs/R आ जाएगा, ओके। और इनिशियल करंट इंडक्टर का बाय डिफॉल्ट 0, तो फाइनल वैल्यू आ गया 1 माइनस e रेस्ट माइनस RT/L है। इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जब इतना फास्ट कभी कभी बताता हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ट्रांजिएंट आप में से पढ़े हो तो आपके पास गुड आइडिया है, और गुड आइडिया तो आप ही समझ जाओगे। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल बनेगा। अगर मेरे को बताना है कि देखो 0 से T/2 में कौन सा एक्सपोनेंशियल बना, इनपुट वोल्टेज Vs था, तो ये एक्सपोनेंशियल बना जो मैं बनाया। कौन सा वाला, दिस वन, ये। और मेरे को पता है कि इंडक्टिव सर्किट है तो करंट को लैग करना चाहिए, तो फाई के एंगल से लैग करेगा, ये फाई के एंगल से लैग करेगा, तो फाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं, फाई के एंगल से लैग करेगा। इसके बाद मेन स्विच ऑन होंगे, मेन स्विच जितना एनर्जी स्टोर करेंगे D3 D4 से रिलीज करेगा, फिर Q3 Q4 जितना एनर्जी स्टोर करेंगे D1 D2 से एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए स्टडी स्टेट में D1 D2 पहले ही बना दिया। ये अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देखोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया था कि इन द इंटरवल व्हेन V0 लेस देन 0 एंड I0 ग्रेटर देन 0, आउटपुट वोल्टेज का लेस देन 0 होना और लोड करंट का ग्रेटर देन 0 इसका होना डायोड का ऑन होना। और अगर इनपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज का लेस देन 0 वोल्ट है और अगर आउटपुट करंट ग्रेटर देन 0 एम्पियर है तो ये होगा। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा डिवाइस कंडक्ट करेगा, D3 और D4 कंडक्ट करेगा, D3 D4, क्योंकि जब भी D3 और D4 कंडक्ट करता है, ये वाला D3 और D4 कंडक्ट करता है, लोड करंट डायोड करंट को फॉलो करता है, लोड करंट डायोड करंट को फॉलो करता है। क्योंकि जब ये मेन स्विच के साथ वाला जब डायोड, मेन स्विच के साथ वाला जब डायोड ऑन होता है तो लोड करंट अपोजिट ऑफ डायोड करंट होता है। और जो ये जो मेन स्विच है Q3 Q4 जब ये कंडक्ट करता है तो लोड करंट अपोजिट ऑफ दिस स्विच करंट होता है। इसका मतलब है कि इस केस में डायोड करंट ही लोड करंट होता है। तो जब मेन स्विच का करंट अपोजिट ऑफ लोड करंट होगा तो इसका जो डायोड करंट होगा वो लोड करंट के बराबर होगा, और जब मेन स्विच का करंट लोड करंट के बराबर होगा
तो इसका जो डायोड करंट होगा वो अपोजिट ऑफ लोड करंट होगा। तो करंट की वैल्यू क्या लिखा था, ग्रेटर देन 0, तो D3 D4 ऑन होंगे और V0 लेस देन 0, तो D3 D4 ऑन हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको गुड आइडिया होना चाहिए। आप याद नहीं कर सकते, कितना याद करेंगे, तो आपको वर्किंग पता होना चाहिए, आपको थॉट प्रोसेस गुड होना चाहिए और आपको समझते आना चाहिए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास एक V1 0 और V2 0 एक पोल वोल्टेज गिवन है और आरएमएस वैल्यू चाहिए दोनों के पोल वोल्टेज का जो भी रिजल्टेंट है, बोले पोल टू पोल वोल्टेज V1 2। तो पता है V1 0 की वैल्यू ये है, V1 0 की वैल्यू 0 से पाई, ऐसा 0 लिखा है, ये पाई लिखा हुआ है, ये 0 पाई, फिर आपके पास 2 पाई लिखा हुआ है, दिस वन, ये 2 पाई, ये वैल्यू Vs है, ये V1 0 है। V2 0 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि V2 0 की वैल्यू क्या है, V2 0 की वैल्यू क्या है बोला, तो V2 0 की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा, ये 5 से, तो ये 5 से स्टार्ट हुआ तो ये पाई प्लस 5 तक गया, इसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड Vs। ये पोल वोल्टेज V2 0 फिगर आप देख रहे होंगे, देखते रहना बोला। अगर मेरे को बोला जाए कि V1 2 निकालो, तो V1 2 ना आउटपुट वोल्टेज है, दो पोल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। V1 2 ना V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 मतलब V1 नॉट माइनस V2 नॉट है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा, 0 से लेके 5 तक Vs आ जाएगा, ये Vs 0 से लेके 5 तक, बात हुई 5 से लेके 5 तक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर पाई से लेके ये पाई प्लस 5 तक फिर आ जाएगा, ये इतने में Vs, इतने में Vs। टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर ये 2 पाई से गया, फिर आगे ऐसा जाएगा, ये 2 पाई, ये 2 पाई से फिर स्टार्ट होगा। तो 0 से लेके 2 पाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को आरएमएस वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू Vs है, ये वैल्यू कितना आपके पास Vs है। तो अगर मेरे को कितना चाहिए, आरएमएस वोल्टेज चाहिए मेरे को V1 2 का, तो V1 2 का आरएमएस वोल्टेज अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, आरएमएस वैल्यू ऑफ V1 2 निकालना है मेरे को। आरएमएस वैल्यू में तो रूट, ये रूट हो गया, आरएमएस मीन वैल्यू निकालना मतलब एरिया अपॉन टाइम पीरियड निकाला, एरिया अगर निकालना है इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो Vs का स्क्वायर और विड्थ हो गया Vs का स्क्वायर इंटू 5, ये विड्थ हो गया Vs का स्क्वायर, और पाई से लेके पाई प्लस 5 तो ये इंटू 5 हो गया, ये एरिया हो गया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड जो है वो 0 से लेके 2 पाई, ये 2 पाई के बाद रिपीट करें। तो अगर मैं ध्यान से अगर देख रहा हूँ कि वैल्यू कितना आपके पास, वैसे तो अगर मैं बोलूँगा तो टाइम पीरियड तो पाई हो गया, 0 से लेके 5, और उसके बाद जब आप रिपीट करें तो पाई आ गया आपके पास। अगर मैं टाइम पीरियड अगर दोनों को लिख दूँ तो 2 पाई लिख दिया, पूरा अगर ले लेता हूँ 2 पाई, वैसे तो पाई दिख रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में फिर रिपीट होते जा रहा है। तो टाइम पीरियड अगर मैं पाई लूँगा तो एक ही वेव फॉर्म लूँगा, 2 पाई ले लिया तो दोनों ले लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। रिजल्टेंट कितना आ गया, ये है आपके पास एरिया अपॉन टाइम पीरियड, इसका मतलब मीन वैल्यू, और ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले स्क्वायर कर लिए, तो रिजल्टेंट हो गया 2 Vs स्क्वायर 5 अपॉन 2 पाई, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, Vs बाहर निकालो, Vs 5 अपॉन पाई, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ गया, Vs अंडर रूट 5 अपॉन पाई आ गया। मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकता था कि मेरे को ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज चाहिए था और मैं टाइम पीरियड से भी इतना ले लेता पाई, तो टाइम पीरियड ले लेता, अंडर रूट करता, फिर बोलता टाइम पीरियड पाई है, 0 से लेके 5 तक मैं सॉल्व करता और सिग्नल का स्क्वायर करता, Vs स्क्वायर डी ओमेगा टी, ये स्टाइल होता है कैलकुलेशन का। तो ये आ जाता Vs स्क्वायर और ये 5 अपॉन पाई आ जाता, तो Vs को बाहर ले लेते तो अंडर रूट 5 अपॉन पाई आ जाता, आंसर विल बी सेम। तो किसी को लगे नहीं कि सर टाइम पीरियड तो पाई है, सर आप 2 पाई क्यों ले लिए, मैं लिखते लिखते लिख डाला, मैं बोला 2 पाई ले लो आप, तो 2 पाई ले लेंगे तो 2 वेव फॉर्म आ जाएगा, तो Vs स्क्वायर, वैसे तो एक्चुअल टाइम पीरियड इज पाई, टाइम पीरियड जो है वो पाई है बोला। तो अगर आप टाइम पीरियड को कभी बढ़ा लिए तो वेव फॉर्म भी तो बढ़ गया ना, इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं, इसलिए सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप एक ही वेव फॉर्म लेते, टाइम पीरियड पाई लेते, रिजल्टेंट विल बी सेम। इस स्टाइल से सॉल्व करते तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है ये रूट, मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है सिग्नल का स्क्वायर करो, उसका एरिया अपॉन टाइम पीरियड कर दो, सिग्नल का स्क्वायर किया, इसका एरिया निकालो, डिवाइड बाय टाइम पीरियड करो, तो Vs स्क्वायर 5 अपॉन पाई, Vs बाहर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, एक का ये पोल वोल्टेज गिवन था V1 नॉट, एक का पोल वोल्टेज था V2 नॉट, और बोला था कि आउटपुट का आरएमएस वैल्यू निकालो। तो मेरे को दिख रहा था कि आउटपुट का जो वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज, वो दोनों पोल वोल्टेज का डिफरेंस है, तो दोनों पोल वोल्टेज का डिफरेंस बना दिए अपन, दोनों के दोनों पोल वोल्टेज का डिफरेंस बना दिए, और जब डिफरेंस बन गया तो ये फिगर बन गया, और इस पोल वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो आउटपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज का मेरे को जो वैल्यू चाहिए, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो मेरे को चाहिए, बोला आउटपुट वोल्टेज की जो मेरे को वैल्यू चाहिए वो उसका आरएमएस वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि आरएमएस वैल्यू कितना है, इसका एरिया अगर मैं एवरेज वैल्यू बोलता तो एवरेज वैल्यू कितना होता पता है, Vs 5 अपॉन पाई, मतलब यही आंसर आ जाता, Vs 5 अपॉन पाई, अंडर रूट हट जाता, Vs 5 अपॉन पाई एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू Vs बार अंडर रूट 5 अपॉन पाई, तो इसका आरएमएस वैल्यू। तो गुड फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व किया, आईएससी बेंगलोर का था, एक गेट 2002 का क्वेश्चन था,
और मेरे को लगता है कि ऐसे करके अगर हम हर एक चीज को कनेक्ट करेंगे, ये थोड़ा गुड क्वेश्चन था, ये वाला बहुत गुड था, इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए थी। एक एक्सपोनेंशियल वेवफॉर्म बनाया मैं बोला कि ठीक है एक्सपोनेंशियल वेवफॉर्म देख लो, फंडामेंटल कंपोनेंट तो बना नहीं रहा था। फिर मेरे को वर्किंग पहले से पता थी कि मेन स्विच ऑन होने का क्या मतलब होता है, डायोड ऑन होने का क्या मतलब होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कब ग्रेटर देन जीरो होता है, आउटपुट वोल्टेज कब लेस देन जीरो होता है, आउटपुट करंट कब ग्रेटर देन जीरो होता है, कब लेस देन जीरो होता है, बस इतना ही कंसेप्ट है। तो जब जब इंडक्टिव पार्ट आएगा, चाहे आरएल लोड हो चाहे आरएलसी लोड हो, जब जब इंडक्टिव पार्ट आएगा, आउटपुट करंट का ग्रेटर देन जीरो होना, आउटपुट करंट का लेस देन जीरो होना, आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो बेसिक था। इतना अगर आपको आइडिया होगा तो कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई पूछ ले आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, आप तो वीडियो देख रहे हो, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं पेन ड्राइव और जी ड्राइव में, बट जब आप अपने कंसेप्ट को जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो आप स्पीड कम रखना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं, कैसे मैं समझा रहा हूं, और ज़्यादा डाउट आना नहीं चाहिए। अगर आप सोचोगे कि क्लास में हम जब बैठे रहते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि पेन ड्राइव जी ड्राइव जो आप कोर्स पढ़ रहे हो इसमें डाउट की पॉसिबिलिटी कम है, जबकि क्लासरूम में तो डाउट आने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो आप आराम से इस चीज़ों को रोक सकते हो, देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, फिर से देख सकते हो। क्लासरूम में तो क्या एक बार बोल दिए निकल गया, बाजू वाले से पूछ रहे हो उसको भी नहीं पता, बाजू वाले से पूछ रहे हो उसको भी नहीं पता, लेकिन यहाँ तो आप कितने बार भी देख सकते हो। तो पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स ना ज़्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू ऑफलाइन क्लास, ऐसा मैं फील करता हूँ कई बार। तो बस आपको देखना चाहिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे डाउट का क्या होगा, डाउट का क्या होगा, इतने बार तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या डाउट, तो इतनी चीजें क्लियर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक मैं कवर किया, 24 से लेकर 29 तक, तो इतने क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं अभी तक। आपके ब्रिज इन्वर्टर में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज दोनों ही कवर किया, तो लगभग मेरे को लगता है अभी तक आपके पास गुड आइडिया आ गया होगा। ऐसे करके अपन गुड आइडिया क्रिएट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो चलो ऐसे करके आप इंजॉय करते रहो, ऐसे करके आप डिस्कस करते रहो, ऐसे करके पढ़ते रहो। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा था, ये फंडामेंटल कंपोनेंट की बात थी। फंडामेंटल में अगर आप साइनोसोडल सिग्नल दे रहे हो, बिकॉज फंडामेंटल कंपोनेंट इज द साइनोसोडल सिग्नल, तो फंडामेंटल करंट भी साइनोसोडल होगा। ये तो एक साइनोसोडल स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म हो गया। तो अगर मेरे को फंडामेंटल करंट की बात करना है तो ये साइनोसोडल होगा, फंडामेंटल वोल्टेज साइनोसोडल है, लेकिन मेरे को इन जनरल लोड करंट की बात करना है, इज द एक्सपोनेंशियल। ये सॉल्व कर रहा था मैं। ये वीएस डीसी वोल्टेज आरएल है, स्टेडी स्टेट इंडक्टर शॉर्ट सर्किट इज आरएस, ये वीएस ऐसा एज्यूम करते हैं हम, तो ये वीएस बाई आर हो गया। ये स्टेडी स्टेट करंट है, इनिशियल करंट 0, तो ये फाइनल वैल्यू बाहर निकल गया 1 माइनस टी बाई टाउ, टाइम कांस्टेंट आ गया। दिस इज द एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म। इसलिए हम बोलते हैं कि लोड करंट का बिहेवियर लोड के पैरामीटर पे बेस्ड होता है। अगर लोड रेजिस्टिव है तो लोड करंट स्क्वायर वेव फॉर्म होगा, लोड अगर इंडक्टिव है तो करंट जो होगा वो ट्रेंगुलर वेव फॉर्म होगा, लोड अगर आरएल है तो करंट जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, और लोड अगर आरएलसी है तो करंट साइनोसोडल होगा। इसलिए हमको गुड आइडिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। ऐसा एक फिगर दिया हुआ था, एक डीसी वोल्टेज आपके पास कैपेसिटर के फॉर्म में दिया था, तो हमको पता है कि वीडीसी है तो वीडीसी बाई 2 होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में भी दे सकते थे, इसकी वैल्यू आप लिख लेते हो। दोनों कैपेसिटर आपके पास दोनों के क्रॉस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आप ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है ये VAO है, जो आपको एक पोल वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि अगर करंट अगर साइनोसोडल है, इसका मतलब एक RLC लोड होना चाहिए, सब मान लेते हैं। करंट साइनोसोडल दिया हुआ है 0 पाई 2 पाई सब पे आपके पास है। क्वेश्चन में क्या था, स्विचिंग का कंडीशन दिया था कि S1 और S4 जो है वो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा 1 तक ये S1 S4 कंडक्ट कर रहे हैं, और पाई प्लस थीटा से लेके 2 पाई माइनस थीटा 1 तक ये कंडक्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2014 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। ये आपके पास गिवन था, एक साइनोसोडल वेवफॉर्म में बना दिया हूं, जो क्वेश्चन में मेंशन था कि 0 पाई 2 पाई पे 0 होगा, बना दिया मैं साइनोसोडल वेवफॉर्म। ये में से पोल वोल्टेज पूछा, VAO पूछा, दैट मीन द पोल वोल्टेज पूछा। अगर मैं थीटा और पाई माइनस थीटा अगर बना रहा हूं, देखो ये थीटा बना रहा हूं और ये बना रहा हूं पाई माइनस थीटा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं इस साइनोसोडल में पाई माइनस थीटा और थीटा। फिर मैं ड्रॉ कर देता हूं पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो पाई प्लस थीटा ड्रॉ कर दिया, और पाई प्लस थीटा ड्रॉ कर दिया, तो मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया। तो जैसे जैसे आपके पास वैल्यू थी उसको मैं ड्रॉ कर दिया कि थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक S1 और S4, क्योंकि S4 लिखा था इस साइड और इसको S2 और S3 लिखा है, तो हमको ध्यान देना चाहिए गुड फॉर्म में। ये
अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो S1 और S4 कंडक्ट कर रहे हैं, तो S1 और S4 अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी S1 कंडक्ट करेगा, मैं से आउटपुट वोल्टेज नहीं पूछे, नहीं तो आउटपुट वोल्टेज तो मेरे को पता है कि ये आउटपुट वोल्टेज होगा, बट मेरे को पता है कि देखो जो साइनसोइडल करंट बन रहा है, बोला पूरा साइनसोइडल करंट बना दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि S1 से लेके S4 तक, S1 से लेके S4 तक अगर ये कंडक्ट कर रहा है थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक, जब भी S1 कंडक्ट करेगा VA0 की वैल्यू, जब भी S1 कंडक्ट करेगा VA0 की वैल्यू VDC/2 होगा, जो पोल वोल्टेज होगा वो VDC/4 होगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि देखो S1 से S4 में अगर जब भी आपके पास ये कंडक्ट कर रहा है, S1 अगर कंडक्ट कर रहा है, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो किसका, पोल वोल्टेज का, वो VDC/2 होगा। तो थीटा को अगर मैं इससे लेके आ जाऊं, देखो क्या हुआ, ये तो ये हमेशा इस जगह पे VDC/2 होगा, ये VDC/2, ये पोल वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि S1 कंडक्ट कर रहा है जी। S1 के कंडक्ट करने से थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक ये हुआ। हमको पता है कि देखो जब S1 कंडक्ट कर रहा है या S1 S4 जब कंडक्ट करते हैं तो लोड करंट पॉजिटिव होता है, लोड करंट IL की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, लोड जो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं बना रहा हूँ तो वो पॉजिटिव होता है, और पोल वोल्टेज ड्रॉ करना था, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ नहीं करना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो पोल वोल्टेज की वैल्यू इतना हो गया जब S1 कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास S2 और S3 कंडक्ट कर रहा है, तो जब ये कंडक्ट करता है, S3 जब भी कंडक्ट करता है, जब भी ये कंडक्ट करता है आपके पास, अगर मैं ध्यान से अगर देखूँ, जब भी ये कंडक्ट करेगा तो S1 या D1, इसको D1 बोल देता हूँ, इसको मैं D4 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं D2 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं D3 बोल दे रहा हूँ। और अगर जब भी S3 कंडक्ट करेगा तो पोल वोल्टेज की वैल्यू -VDC/2 होता है। तो जब भी S2 कंडक्ट कर रहा है, S2 इसकी वैल्यू ये -VDC/2 होगा, ये -VDC/2 होगा, कन्फर्म, ठीक है। अब और भी बात करते हैं अपन जी, -VDC/2 हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया पाई प्लस थीटा से लेके कहाँ तक, 2 पाई माइनस थीटा तक। अब होता क्या है, हम आउटपुट वोल्टेज बना नहीं रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाऊं तो क्या होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज का V0 का, ये V0 का फिगर क्या होना चाहिए, V0 की फिगर की बात अगर मैं करूं तो V0 का फिगर होना चाहिए θ1 से लेके V0 VS होगा, V0 की वैल्यू VS होगा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा से लेके पाई माइनस θ1 तक, ये S1 और S4 कंडक्ट किया, और V0 की वैल्यू VS हो गया, ये इतना आपके पास होगा। अब क्या होता है, हम बात करते हैं कि देखो S1 S4 जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है S1 S4, उसके बाद क्या होता है कि जब ये एनर्जी स्टोर कर रहा है S1 और S4, अब ये एनर्जी रिलीज करेगा, जब ये एनर्जी रिलीज करने की बारी आएगी, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक है, उसके बाद पाई माइनस थीटा से लेके पाई तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देखना, थीटा से लेके यहाँ तक अगर मैं बोलूँ कि अभी क्या होने वाला आपके पास कि थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक आपके पास देखो S1 और S4 कंडक्ट कर रहा है, तो हम बोल दिए कि V0 की वैल्यू VDC है। अब ये देखो करंट आपके पास पॉजिटिव है, ये करंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये करंट पॉजिटिव कब कब फ्लो होता है, करंट पॉजिटिव 0 से लेके पाई तक, तो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक तो S1 S4 हो गया। और करंट कब होगा, जब ये स्विच करंट IS1 इज इक्वल टू IS4 इज इक्वल टू लोड करंट, तभी करंट पॉजिटिव होता है। दूसरे केस में कब होता है, जब D2 और D3, जब ये D2 और D3 जब आपके पास कंडक्ट होंगे, तो D2 और D3 कंडक्ट होंगे तो IL की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पे अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे कौन कंडक्ट कर रहा होगा, तो D2 और D3 कंडक्ट कर रहे होंगे इस जगह पे, क्योंकि करंट पॉजिटिव है। इस जगह पे कौन कंडक्ट कर रहा होगा, तो D2 और D3 कंडक्ट कर रहे होंगे, कंफर्म है। जब मैं बोला कि देखो इस जगह पे क्या होगा, पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा S2 S3 है, इस जगह पे कौन कंडक्ट कर रहा होगा, क्योंकि करंट नेगेटिव है, तो ये कर रहे D1 और D4 जब कंडक्ट करेंगे। और इस जगह पे कौन कर रहा होगा, तो ये भी D1 और D4 कंडक्ट करेंगे। ये है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो मेरे को ये पता चल गया कि जब भी अब आपके पास ये तो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा किया मैं, ठीक है, देखते रहना, बोला आउट वोल्टेज बनाया मैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो 0 से लेके थीटा तक में क्या हुआ, तो 0 से लेके थीटा तक में कौन कंडक्ट कर रहा है, मैं बोला D2 और D3। जब भी D2 और D3 कंडक्ट करेंगे, ये वाला जब भी D2 D3 कंडक्ट करेंगे, तो अगर मैं KVL लगाऊंगा तो V0 की वैल्यू -VDC होगा। इसका मतलब है यहाँ पे -VS होगा, तो थीटा के पहले -VS होगा, दिस वन, ये थीटा है, ये -VS होगा,
इस जगह पे। फिर पाई माइनस थीटा में फिर से यही होने वाला है, इसका मतलब है माइनस फिर से वीएस होने वाला है। कब तक आपके पास, ये कहां तक आपके पास, पाई तक, इस जगह तक। और जब D2 और D1 और D4 कंडक्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये हो गया आपके पास पाई से लेके पाई प्लस थीटा तक D1 और D4 कंडक्ट करेंगे तो ये होगा Vs, और यहां से यहां तक। उसके बाद जब S2 और S3 कंडक्ट करेंगे तो ये फिर से होगा माइनस Vs/2, ये माइनस Vs। और फिर आपके पास D1 और D4 कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो गया आपके पास D2 D3, देखते रहना, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर D2 D3 हो गया, D2 D3 हो गया। उसके बाद ये D1 D4 हो गया, ये D1 D4 पाई से लेके पाई प्लस थीटा तक। फिर ये S2 और S3 हो गया तो V0 की वैल्यू पाई प्लस थीटा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक हो गया, ये 2 पाई माइनस थीटा तक हो गया। कौन हो गया, S2 और S3। और जब आपके पास D1 और D4 कंडक्ट करेंगे तो D1 और D4 कंडक्ट करेंगे तो फिर से पॉजिटिव वैल्यू, ये ऐसा हो गया D1 और D4। ये आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा बन रहा है, बोला ये 2 पाई तक बना दी मैं आउटपुट वेवफॉर्म। बट अब मैं पोल वोल्टेज की बात कर रहा हूं कि आपको गुड फॉर्म में पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ। इसमें पोल वोल्टेज में कितना होगा, D2 D3 जब कंडक्ट करेंगे, D2 और D3 जब कंडक्ट करेंगे तो D2 और D3 जब कंडक्ट करें तो पोल वोल्टेज की वैल्यू माइनस VDC, ये जो वैल्यू था आपके पास ये VDC/2 तो माइनस VDC, ये माइनस VDC/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट कौन कर रहे हैं आपके पास, D2 D3। तो D2 D3 अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो जब भी ये पेयर कंडक्ट करेगा पोल वोल्टेज की वैल्यू माइनस VDC/2, जब भी ये कंडक्ट करेगा पोल वोल्टेज की वैल्यू VDC/2, ठीक है। तो D2 D3 कंडक्ट किए माइनस VDC/2, यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है, D2 D3 माइनस VDC/2। ये पाई तक आपके पास ये ले लिया, देखो ध्यान से, ये माइनस VDC/2, ये माइनस VDC/2 हो गया। फिर यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है, D1 और D4, तो ये प्लस VDC/2 होगा, ये प्लस VDC/2 होगा, दिस इज प्लस VDC/2। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ये यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा था, D1 D4 पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है, S2 S3 ये। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि देखो D1 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं, फिर से पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ऐसा करके पूरा का पूरा रिजल्ट हो गया। बट मैग्नीट्यूड VDC/2 पॉजिटिव और नीचे माइनस VDC/2। ये D2 D3, ये S1 S4, फिर आपके पास ये जो आया D2 D3, ये D2 D3, फिर ये आया D1 D4, ये S2 S3, और फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर से D1 और D4। तो आपको जितना मैं पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग गुड फॉर्म में क्या पता होना चाहिए था कि करंट पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जब भी लोड करंट पॉजिटिव होगा, जो मेन स्विच ये कंडक्ट करता है और ये अपोजिट वाले में डायोड कंडक्ट करते हैं, तो ये D2 D3 अपोजिट वाले में थे, तो पूरे पॉजिटिव में D2 D3 अपोजिट जो ऑफ डायगोनल वाले डायोड होते हैं, ये इसके कारण करंट पॉजिटिव होता है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो मेन स्विच होते हैं उसके कारण करंट पॉजिटिव होता है। बहुत इजीली बना लिए, S1 S4 बना लिए, यहाँ पे D2 D3 बना लिए। जब नेगेटिव करंट होता है तो S2 S3 जो मेन स्विच होते हैं ऑफ डायगोनल के, उसके कारण होता है, और जो मेन प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसके जो डायोड होते हैं उनके कारण करंट नेगेटिव होता है। बस इतने में तो अपना बन गया। तो देखो अगर ये आउटपुट की बात कर रहे हैं तो देखो ये आउटपुट की बात कर रहे हैं, S1 S4 की बात कर रहा हूं। बस डिफरेंस क्या है आपके पास, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो बस डिफरेंस ये है कि आउटपुट वोल्टेज का फिगर और पोल वोल्टेज का फिगर सेम है स्ट्रक्चर वाइज। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आउटपुट वोल्टेज देखो माइनस VS से VS है और पोल वोल्टेज माइनस VDC/2 से VDC/2 है। मतलब यही, ये VDC और ये माइनस VDC, दिस वन। तो अगर मैं से कोई आउटपुट पूछता तो मैं ये आंसर देता। अब मैं अगर बोलूं कि देखो क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके पास रिजल्ट क्या है, पोल वोल्टेज, तो रिजल्ट कितना आपके पास माइनस VDC/2 है, D2 D3 कंडक्ट हुआ, फिर VDC/2 है D से पाई माइनस थीटा तक, फिर आपके पास ये D2 D3 ऑन हुआ, फिर ये D1 D4 है, और ये रिजल्ट है। इसका मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर ना पोल वोल्टेज का ये आंसर आ रहा है, और यही फिगर आउटपुट वोल्टेज का होता, बट ये VDC होता, मैग्नीट्यूड VDC होता, सब में हाफ दिया हुआ था। तो रिजल्ट जो है इसका D आंसर आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग एक गुड क्वेश्चन है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। बोला 58 का D आंसर आ रहा है, गुड है। मैं तो बोल ही रहा था 58 का, मतलब मेरे वर्कबुक में जो क्वेश्चन था इसमें नंबरिंग अलग रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर D आ रहा है। बोला ये बहुत ही गुड क्वेश्चन हुआ, सिर्फ इसलिए गुड क्वेश्चन हुआ, और हमको अपना पूरा माइंड ऐसा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन गेट में आना चाहिए। क्या कि लोड करंट का पॉजिटिव होने का मतलब है मेन स्विच का ऑन होना,
और मेन स्विच की कंडीशन दी थी थीटा से पाई माइनस थीटा। फिर बचा जो था वो डायोड के कारण होगा, ये तो कंफर्म है, तभी तो करंट पॉजिटिव है। फिर करंट के नेगेटिव के लिए मेन स्विच की कंडीशन दी थी, जो बचा था वो डायोड के कारण आएगा। हमको पता है कि कौन से डायोड ऑन होने से लोड करंट पॉजिटिव होता है, कौन से डायोड करंट के ऑन होने से लोड करंट नेगेटिव होता है। ये बहुत ही गुड है, तो मेरे को हमेशा पता रहना चाहिए इस इंडक्टिव लोड के कारण या आरएलसी लोड के कारण जब जब S1 और S4 ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, नॉर्मली इसको अपन 2 लिखते हैं लेकिन एग्जाम में 4 लिखा था, S1 और S4 के कारण हमेशा लोड करंट पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बोलूं कि S2 और S3 के कारण, क्योंकि करंट अपन ऐसा बनाते हैं, करंट हम कैसे बनाते हैं, ये वाला करंट नीचे, ये वाला करंट नीचे, IS2 और IS3, और जब ये दोनों ऑन होते हैं ना तो ये करंट इक्वल टू ये करंट, बट लोड करंट के अपोजिट होता है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जब मेन स्विच ऑन होते हैं तो करंट नेगेटिव होता है, जब ऑफ डायगोनल के जब मेन स्विच ऑन होते हैं, जब प्रिंसिपल डायगोनल के मेन स्विच जब ऑन होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये S1, ये S4, ये S2 यहाँ पे, और ये क्या है S3। इसके कारण जो होगा IL, इसके कारण जो IL होगा वो पॉजिटिव करंट होगा, इसके कारण जो IL होगा वो नेगेटिव करंट होगा। और अगर मैं यही डायोड बना दूं D1, D2, D4 और D3, अब क्या होता है, एंटी पैरेलल डायोड है तो करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। दिस द ID1, दिस द ID4। तो जब ID4 और ID1 होता है तो ये अपोजिट होता है, तो इसके कारण जो करंट होगा, इसके कारण ये लोड करंट नेगेटिव होता है, और D2, D3 जो अपोजिट है मेन स्विच के, इसके कारण जो करंट होगा वो पॉजिटिव करंट होता है। तो ये वाले डायोड के कारण करंट पॉजिटिव, ये ID3 जा रहा, लोड करंट इक्वल टू ID2, इतना ही कंसेप्ट था। तो ये दोनों डायोड के कारण करंट पॉजिटिव, दोनों स्विच के कारण करंट पॉजिटिव, और फिर स्विच की कंडीशन दी थी। और क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा अच्छा कर लिए वो लोग, पोल वोल्टेज पूछ लिए, तो पोल वोल्टेज का गुड आइडिया होना चाहिए। मैं तो आपको सब बताया हूं, ये जब भी यहाँ पे कोई भी ऑन रहे, S1 ऑन रहे, D1 ऑन रहे, जब भी ये ऑन होगा पोल वोल्टेज VDC/2 होगा, जब भी ये ऑन होगा पोल वोल्टेज माइनस VDC/2 होगा। वह दो ही टाइप की चीजें होती है। और RLC लोड था, एक साइनसोइडल वेवफॉर्म करंट का था, तो फिर गुड बना लिए। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म है, दिस इज आउटपुट वेवफॉर्म, और ये जो बना आपके पास ये पोल वोल्टेज का वेवफॉर्म था। और पूरा मैं वर्किंग एक्सप्लेन किया, तो किसी को देखने में टफ लग सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसको पता है कि एक साइनसोइडल करंट में पॉजिटिव करंट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव करंट का क्या मतलब होता है, किसके ऑन होने से करंट पॉजिटिव होता है, किसके ऑफ होने से करंट, अब किसके ऑन होने से करंट नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं वही लिखा कि D2, D3 के ऑन होने से देखो करंट, आपके पास जो पोल वोल्टेज था वो नेगेटिव लिखा, माइनस VDC/2, इसके ऑन होने से VDC/2 लिखा, फिर ये और ये तो सेम है तो माइनस VDC/2 लिखा। ये डायोड है आपके पास तो ये VDC/2 लिखा, लेकिन मेन स्विच है इसके ऑन होने से माइनस VDC/2 होता है, फिर ये और ये सेम है तो ये D1, D4 हो गया। तो ओवरऑल एक गुड आइडिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनना चाहिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया वाला है कि मेन स्विच की कंडीशन बहुत अच्छे से डाले वो लोग, थीटा से पाई माइनस थीटा, मेन स्विच की कंडीशन S1 और S4 ऐसे वाले, और इस स्विच की कंडीशन ये डाले। और इसके बाद जो बचे थे वो डायोड के कारण थे, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा ना, साइनसोइडल करंट है। अपने को ये भी पता चल गया, एक RLC लोड आप ले सकते हो, एक RLC लोड के कारण जो करंट का बिहेवियर होता है, लोड करंट का बिहेवियर वो साइनसोइडल होता है। और आउटपुट वोल्टेज तो डिपेंड नहीं करता लोड पैरामीटर में, आउटपुट वोल्टेज इज VS माइनस VS यही होते रहता है। पोल वोल्टेज भी VS/2 और माइनस VS/2 होता है, VS की जगह VDC लिखा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये कंसेप्ट है, बस मेरे को ये चाहिए कि जितने लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं उनको ये समझ आए, क्योंकि कल का नया क्वेश्चन बनेगा तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। और ये अगर गुड फॉर्म में पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन के कितने भी कंसेप्चुअल वाले पार्ट को मैनेज कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया क्योंकि ये बहुत ही गुड क्वेश्चन था, ठीक है। ओके।